2021 या 2022 में एक क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन कुछ ये था कि एक कैपेसिटर है जिसमें डाइलेक्ट्रिक फिल किया हुआ था, बैटरी से कनेक्टेड है, और उसके बाद ये जो दोनों प्लेट्स हैं, कैपेसिटर की जो दो प्लेट्स हैं, इनको हम लोगों ने मूव कर दिया और अब टोटल डिस्टेंस है 2D कर दिया यहाँ पर। मतलब पहले प्लेट्स के बीच में D डिस्टेंस था और डाइलेक्ट्रिक फिल किया हुआ था, देन दोनों प्लेट्स को मूव करके टोटल डिस्टेंस है 2D कर दिया। डाइलेक्ट्रिक अभी भी D पार्ट में ही है, मतलब जब प्लेट की सेपरेशन बढ़ा देंगे तो जो एक्सेस पार्ट बन रहा है उसमें एक्स्ट्रा जो पार्ट बना, इधर एयर आ गया और इधर एयर आ गया। मल्टी करेक्ट क्वेश्चन था कि इसमें 3-4 ऑप्शंस पूछे थे कि जो प्लेट सेपरेशन बढ़ाएंगे उसके बाद डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी। 3-4 ऑप्शन थे, उसमें जो चौथा ऑप्शन था वो ये था कि वर्क डन जो होगा वो डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस और एब्सेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन को पिक करने का जो पर्पज है और असाइनमेंट जो दी गई है, ये सारा कुछ आज डिस्कस होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली कंडीशंस में वर्क और फोर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं। तो वर्क एंड फोर्स के जितने भी कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक में है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले इसको डिस्कस करें। इसमें एक ऑप्शन था कि वर्क डन डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस पे और एब्सेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। अब इस ऑप्शन को देखना था कि सही ऑप्शन है या गलत ऑप्शन है। तो हम इसका जनरलाइज कंसेप्ट चाह रहे हैं कि मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड ये जो क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो कैपेसिटर का सर्किट हो या और भी कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्रॉब्लम है और उसके अंदर वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन, वर्क डन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो अल्टीमेटली कंसेप्ट लगाना क्या होता है। बाकी जो ऑप्शन है वो इजी है। जैसे एक ऑप्शन ये था कि इसके डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितना डिफरेंस भी है, और जो नया सेपरेशन है वो 2D का हो गया। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जब वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और डिस्टेंस के बेस। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें, भाई यहाँ पर कोई क्यू चार्ज मान लेंगे, सपोज कि यहाँ पर क्यू चार्ज है इस प्लेट पर, दूसरी वाली प्लेट पर माइनस का क्यू चार्ज मान लेते हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू के दो चार्ज मान लीजिए। यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हैं, या तो चार्ज को फाइंड आउट करके कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी किया जा सकता है। अगर हम चार्ज को फाइंड आउट करें कि यहाँ पर क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, और पार्शियल फील्ड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाएं कि अब जो इसकी कैपेसिटेंस होगी, जो कैपेसिटेंस अब लिखेंगे वो लिखेंगे ए एप्सिलॉन अपॉन, रिकॉल करिएगा पार्शियली फील्ड कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस है वो डी माइनस टी और प्लस टी बाई की। अगर दोनों प्लेट्स के बीच में टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक है, देन कैपेसिटेंस इज ए एप्सिलॉन अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, जिसमें डी का मतलब प्लेट सेपरेशन है। प्लेट सेपरेशन यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ डी हो चुका है, तो डी विच मींस प्लेट सेपरेशन, इसकी जगह 2D लिख देते। टी मतलब थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज डी एंड प्लस टी बाई के, मतलब ये इसके नई कैपेसिटेंस आ जाएगी। न्यू कैपेसिटेंस इतनी होगी और उस न्यू कैपेसिटेंस में V मल्टीप्लाई करके, नई वाली कैपेसिटेंस में V मल्टीप्लाई करके चार्ज आ जाएगा। इसमें V मल्टीप्लाई करके Q निकाल लेंगे, और जब Q निकाल लेंगे उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, जब चार्ज फाइंड आउट कर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रिकॉल करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, फ्री स्पेस में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो ये फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ई विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन, एंड सिग्मा को हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन ए, एंड क्यू यहां से फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये इस फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक पार्ट ई डैश मान ले अगर, तो उसके लिए कंसेप्ट ये लगाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक विल बी इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक एंड डिवाइडेड बाय कैपिटल के। इनसाइड डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटसाइड डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन कैपिटल के। एंड इससे हम अपना ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि वो ऑप्शन सही आएगा कि गलत आएगा।
जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था। नाउ वर्क वाले मेन पार्ट्स पे जा रहे हैं कि वर्क इस क्वेश्चन में, इसमें या इसके जैसे और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें वर्क निकालने का जनरलाइज अप्रोच क्या कर सकते हो आप, जिसमें हम कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक रिमूव कर रहे हैं, प्लेट का सेपरेशन बढ़ा रहे हैं, प्लेट का सेपरेशन कम कर रहे हैं, बैटरी हटा रहे हैं, बैटरी लगा रहे हैं, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उनमें वर्क निकालने का जो हमारा एक कॉमन मेथड, कॉमन और जनरल अप्रोच करें वो क्या है वो देखिए। वर्क निकालने के लिए सबसे बेस्ट कॉमन अप्रोच आप ये लगाओ एंटायर इलेक्ट्रोस्टैटिक में। एंटायर इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर आपको वर्क निकालना है तो ये करिएगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू, एक कॉमन अप्रोच दे रहा हूं आपको, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल टू चेंज इन एनर्जी of all the forms, change in energy of all the forms. Most general approach, work done by external agent is always the change in energy in every possible form, जितने भी एनर्जी के फॉर्म्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी इस सिस्टम में कौन कौन से फॉर्म में है वो दिखेगा, एनर्जी कौन कौन से फॉर्म में यहां पर होगी। तो दिस इज चेंज इन एनर्जी। सबसे पहले एनर्जी यहां पर बैटरी के अंदर केमिकल फॉर्म में होगी, तो चेंज इन केमिकल एनर्जी, प्लस जितनी भी उस सिस्टम में एनर्जी है किसी भी फॉर्म में, काइनेटिक फॉर्म में, पोटेंशियल फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में, मैकेनिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, न्यूक्लियर फॉर्म में, जितनी भी तरीके की एनर्जी, बैटरी है तो केमिकल एनर्जी, कैपेसिटर है तो चेंज इन द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स। दो ही है यहाँ पर, इस केस में दो ही है हमारे पास, एक बैटरी है तो केमिकल एनर्जी, और कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी होती है, कैपेसिटर की एनर्जी जिसको हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहां पर एनर्जी, इन दो के अलावा और कोई एनर्जी का फॉर्म इस न्यूमेरिकल में तो है नहीं। और जो चेंज इन केमिकल एनर्जी, किसी भी बैटरी के केस में, किसी भी बैटरी के केस में चेंज इन केमिकल एनर्जी, चेंज इन केमिकल एनर्जी ऑफ अ बैटरी is always minus times work done by the battery. It is always minus times work done by the battery. Always. Simply because अगर बैटरी पॉजिटिव वर्क कर रही है, अगर बैटरी पॉजिटिव वर्क कर रही है इसका मतलब उसकी केमिकल एनर्जी खर्च हो रही है। तो अगर बैटरी ने पॉजिटिव वर्क किया है तो उसकी केमिकल एनर्जी रिड्यूस कर गई होगी, यानी कि चेंज इन केमिकल एनर्जी नेगेटिव आना चाहिए। अगर बैटरी का वर्क पॉजिटिव है तो केमिकल एनर्जी का चेंज नेगेटिव आएगा, दैट्स वाई ये माइनस साइन लगा रहे हैं। और वर्क डन बाय द बैटरी निकालने के लिए, वर्क डन बाय द बैटरी ये फाइंड आउट करने के लिए करते हैं हम लोग, जितना चार्ज बैटरी से ट्रांसफर हुआ है, जितना चार्ज बैटरी से ट्रांसफर हुआ है मल्टीप्लाइड बाय बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, जो चार्ज बैटरी ने ट्रांसफर किया वो, और मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा एक चीज और है इसमें, और जनरलाइज बात करेंगे तो एनर्जी का एक फॉर्म और आ सकता है, जब हम प्लेट सेपरेशन बढ़ा रहे होंगे तो एनर्जी का एक फॉर्म वो भी होगा केमिकल फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म का मतलब कैपेसिटर। और ये जो वायर्स है जब इसमें से चार्ज ट्रांसफर हो रहा होगा तो इनमें कुछ हीटिंग इफेक्ट्स भी आएंगे, तो प्लस सम हीट प्रोड्यूस्ड। अगर और जनरलाइज स्टेटमेंट बात करें, अगर ये भी मान लेते हैं कि कोई हीटिंग इफेक्ट हो रहा है वहां पर, सो अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्क एक्सटर्नल, तो वर्क एक्सटर्नल निकालने के लिए ये तीन चीजें निकालनी होंगी। अच्छा इसमें एक्चुअली कुछ स्पेसिफाइड नहीं होता है, मतलब प्लेट सेपरेशन जो बढ़ा रहे हैं इसमें, तो इसमें ये स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि प्लेट सेपरेशन हम स्लोली बढ़ा रहे हैं या फिर रैपिडली बढ़ा रहे हैं। तो जनरली हम ये मानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन, डाइलेक्ट्रिक रिमूवल, प्लेट सेपरेशन बढ़ाना, प्लेट सेपरेशन कम करना, ये जो इस टाइप की जो प्रोसेस होती है, सेपरेशन बढ़ाना, सेपरेशन कम करना, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना, डाइलेक्ट्रिक निकालना, इन सब में हम ये एज्यूम करते हैं कि ये सब एक स्लो प्रोसेस के थ्रू किया गया होगा।
और जब ये स्लो प्रोसेस के थ्रू किया गया होगा तो करंट जो फ्लो कर रही होगी इन अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, यानी कि जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज है वो एक्सट्रीमली स्लो रेट पे होगा, बहुत धीमे धीमे चार्ज को ट्रांसफर कर रहे होंगे। और जब चार्ज का ट्रांसफर बहुत धीमे धीमे किया जा रहा होगा तो करस्पॉन्डिंगली करंट जो होगी वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करंट आएगी। और नेग्लिजिबल करंट होने की वजह से हीटिंग इफेक्ट को हम यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं, ये एज्यूम करते हुए कि ये जो प्रोसेस है वो स्लो स्लो प्रोसेस हुआ होगा। वहीं पर जब स्विच वाले सर्किट्स होते थे कि स्विच बंद कर रहे हैं स्विच ऑन कर रहे हैं, उसमें हीटिंग इफेक्ट इग्नोर नहीं कर सकते हम, क्योंकि स्विचिंग प्रोसेस एक फास्ट प्रोसेस होता है। स्विचिंग वाला प्रोसेस फास्ट है, उसमें डेल्टा एच इग्नोर नहीं करेंगे। डिस्प्लेसमेंट वाले जो केसेस है उसमें हम इग्नोर कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली हमारा जो कंसेप्ट आया वो ये आया, देखो चेंज इन केमिकल एनर्जी की जगह माइनस क्यू ट्रांसफर इनटू वी कर दें ना, सो अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट ये बन जाएगा कि वर्क एक्सटर्नल इज माइनस टाइम्स जितना चार्ज हमने ट्रांसफर किया, जितना चार्ज ट्रांसफर किया वो इनटू बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, और प्लस जो एनर्जी कैपेसिटर्स की चेंज हो रही है, नेग्लेक्ट कर देते हैं हीटिंग इफेक्ट को। अब कितना चार्ज हमने ट्रांसफर किया वो देखिए, कितना चार्ज ट्रांसफर किया अगर ये निकालना हो मुझे, ट्रांसफर कितना किया मैंने चार्ज, तो चार्ज ट्रांसफर करने के लिए कैपेसिटर का फाइनल चार्ज निकालेंगे और माइनस कैपेसिटर का इनिशियल चार्ज। फाइनल चार्ज इस कैपेसिटर का फाइनल चार्ज कैपेसिटर का निकालने के लिए कैपेसिटेंस की फाइनल वैल्यू इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और इनिशियल चार्ज निकालने के लिए कैपेसिटेंस की इनिशियल वैल्यू इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये चार्ज हम लोगों ने ट्रांसफर किया मल्टीप्लाइड बाय वी, और प्लस कैपेसिटर की एनर्जी में जो चेंज आ रहा है, कैपेसिटर की एनर्जी का चेंज निकालने के लिए हाफ वी स्क्वायर एंड सी फाइनल माइनस सी इनिशियल, हाफ सी वी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। अगर हम हाफ सी वी स्क्वायर फॉर्मूले को यूज करें तो चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस रिजल्ट को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वर्क एक्सटर्नल की वैल्यू मिलकर आएगी हमारे पास माइनस वी स्क्वायर बाई टू एंड फाइनल कैपेसिटेंस माइनस इनिशियल कैपेसिटेंस। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें सी फाइनल माइनस सी इनिशियल निकालना था मुझे, मतलब सिर्फ ये निकालना था कि प्लेट सेपरेशन बढ़ाने पर कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा, और सी फाइनल और सी इनिशियल निकालने के लिए सी फाइनल एंड सी इनिशियल अगर ये निकालना है आपको तो सी फाइनल वैसे निकालेंगे पार्शियल फील्ड वाले केस से, ए एप्सिलॉन अपॉन 2d माइनस डी प्लस डी अपॉन के एंड इनिशियल कैपेसिटेंस। इनिशियल कैपेसिटेंस जब ये डाइलेक्ट्रिक डी डिस्टेंस में था और प्लेट सेपरेशन भी डी था, तो इनिशियल कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन के अपॉन डी। अब इसको चेक करके देखेंगे कि वो के पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब डाइलेक्ट्रिक पे डिपेंडेंट है या फिर नहीं है, उसको देखना पड़ेगा और इस हिसाब से ऑप्शन चेक करेंगे। जब इसको माइनस माइनस करके देखेंगे तो कुछ आंसर बनेगा हमारा। ये वर्क डन का कंसेप्ट है। लेकिन जो क्वेश्चन था वो ये था, देखिए क्वेश्चन आपका ये था कि जो वर्क आपने किया है वो प्लेट सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, सॉरी इस पे डाइलेक्ट्रिक की एब्सेंस और प्रेजेंस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं। तो ये वर्क हम लोगों ने किया, ये जो वर्क हम कर रहे हैं ये उस केस में कर रहे हैं जब ये डाइलेक्ट्रिक वहां पर प्रेजेंट है। अब आप सोचो कि अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता यहाँ पर, अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता और डाइलेक्ट्रिक की एब्सेंस में हम प्लेट सेपरेशन बढ़ा रहे होते, ये तो हमने डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में प्लेट सेपरेशन बढ़ाया तो इतना वर्क आया। अब डाइलेक्ट्रिक को हटा करके मान लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक नहीं है यहाँ पर, और फिर हम इस प्लेट सेपरेशन को डी से बढ़ा के 2d कर रहे हैं, तो तब जो वर्क करते हैं एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक में, एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक में जो हम वर्क करते निकालते हैं उसको भी ऐसे ही, बट अगर डाइलेक्ट्रिक एब्सेंट होता तो फाइनल कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन अपॉन 2d और इनिशियल कैपेसिटेंस
ए एप्सिलॉन अपॉन डी लिखते। अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो ये वर्क करते, डाइलेक्ट्रिक है तो ये वाला वर्क कर रहे। दोनों वर्क को देख करके समझ में आ जाएगा कि ये डिपेंड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और करा रहे हैं इसमें, सिमिलर टाइप के कुछ क्वेश्चंस और करके देखते हैं कि इसमें कैसे क्या कंसेप्ट लगाएंगे हम। जनरल मेथड वही रखेंगे, जनरल मेथड नहीं चेंज करना है, उसके आगे देखो कैसे करना है। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज कि एक और एग्जांपल में जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कुछ ये केस होता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया, सपोज दैट कि यहाँ पर V वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट किया और ये D इसका सेपरेशन है। अब हम क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं हम लोगों ने क्या किया कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक और मेटल की प्लेट लेके आते हैं। मतलब दो प्लेट्स ऑलरेडी हैं, ऑलरेडी एक कैपेसिटर बना हुआ है। नाउ दोनों प्लेट के बीच में एक और मेटेलिक प्लेट लेकर के आ रहे हैं, मतलब बिटवीन द टू प्लेट्स एक और मेटल प्लेट इंसर्ट कर देते हैं, डी बाई थ्री थिकनेस का बीच में एक मेटेलिक प्लेट इंसर्ट कर देते हैं। और पूछा जाए कि इस प्रोसेस में क्या वर्क किया हमने, between the two plates one more plate of d/3 thickness is inserted, how much work is done, ये क्वेश्चन है मान लेते हैं। तो अब इसके लिए क्या करेंगे देखिए, हाउ मच वर्क इज डन, ये क्वेश्चन है मेरा। तो तरीका फिर वही, वर्क एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू माइनस जितना चार्ज हमने ट्रांसफर किया इनटू V प्लस चेंज इन द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स, जो कैपेसिटर्स की एनर्जी चेंज होगी। ट्रांसफर का चार्ज निकालने के लिए जो चार्ज हम ट्रांसफर कर रहे हैं ये अगर मुझे निकालना है तो फिर वही सेम मेथड, मेटल प्लेट को इंसर्ट करने के बाद, अब चाहे मेटल की प्लेट इंसर्ट करे चाहे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करे, मेटल प्लेट या फिर डाइलेक्ट्रिक को जब इंसर्ट करेंगे तो जो उसकी नई कैपेसिटेंस हो जाएगी इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, इसका नया वाला चार्ज माइनस पहले वाला चार्ज, ट्रांसफर मींस फाइनल चार्ज ऑफ कैपेसिटर माइनस इनिशियल चार्ज ऑफ कैपेसिटर मल्टीप्लाइड बाय V प्लस चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, change in energy of capacitor will be V square by 2 and C final minus C initial। सो फिर ये क्वेश्चन वही फंस गया जाकर के कि अल्टीमेटली हमको C फाइनल निकालना है और C इनिशियल निकालना है। यानी कुल मिलाकर के अगर वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस के कंसेप्ट सही करने हैं तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि कैपेसिटेंस निकालते कैसे हैं। तो इसमें फाइनल कैपेसिटेंस और इनिशियल कैपेसिटेंस निकालना है, जिसमें इनिशियल कैपेसिटेंस आप आराम से निकाल सकते हो कि इनिशियल कैपेसिटेंस इज A epsilon divided by D and the final capacitance will be, फाइनल वाले कैपेसिटेंस में D/3 थिकनेस का मेटल डाल दिया, D/3 थिकनेस का मेटल, तो मेटल को भी डाइलेक्ट्रिक ही मान सकते हो, मेटल भी डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट है। तो पार्शियल पार्शियल फील्ड कैपेसिटर वाला फॉर्मूला A एप्सिलॉन अपॉन D माइनस जो मेटल प्लेट इंसर्ट करा है उसकी थिकनेस प्लस थिकनेस डिवाइडेड बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक का एग्जांपल फिर से लेके चल रहे हैं, सिंस मेटल है तो K की वैल्यू इनफाइनाइट कर देंगे एंड K इनफाइनाइट करके यहां से भी अपना आंसर ला सकते हैं कि कितना वर्क किया होगा इसमें। मतलब इसमें मेथड को चेंज ना करा जाए, जो भी वर्क रिलेटेड क्वेश्चन है कैपेसिटर में, पर्टिकुलरली प्लेट सेपरेशन बढ़ाने में, प्लेट सेपरेशन कम करने में, मेटल की प्लेट या डाइलेक्ट्रिक की प्लेट को इंसर्ट करने में या फिर रिमूव करने में, इन सब में ये कंसेप्ट लगा है। अब अगर मान लें कि बैटरी डिस्कनेक्टेड है किसी न्यूमेरिकल में, जैसे ये तो बैटरी प्रेजेंट है ना, किसी न्यूमेरिकल में बैटरी डिस्कनेक्टेड है और उसके बाद मेटल की प्लेट इंसर्ट कर रहे हैं या फिर प्लेट का सेपरेशन बढ़ा रहे हैं,
या कम कर रहे हैं, उस केस में, मतलब अगर यही काम बैटरी की एब्सेंस में होता, मतलब बैटरी ना होता इस क्वेश्चन में, एंड विदाउट बैटरी कैपेसिटर के ऊपर कोई इनिशियल चार्ज है, एंड उसके बाद मेटल का प्लेट उसमें इंसर्ट कर रहे हो आप। इनिशियली कैपेसिटर पर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू का चार्ज है, इनिशियली इस पर प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है, बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई है, और अब इसके बाद अगर इसके अंदर मेटल या डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, इसके बाद मेटल इंसर्ट कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, प्लेट सेपरेशन बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, ये सब करने में जो वर्क चाहिए आपको, तो अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो वर्क एक्सटर्नल, जिसका जनरलाइज फॉर्मूला है माइनस क्यू ट्रांसफर इनटू वोल्टेज ऑफ बैटरी प्लस डेल्टा यूसी। जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो ये पहला वाला टर्म जीरो हो गया, एंड सो डायरेक्टली वर्क एक्सटर्नल विल बी चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, एंड देन वर्क एक्सटर्नल इक्वल्स टू एनर्जी चेंज जब निकालेंगे तो अब की बार एनर्जी का फॉर्मूला क्यू स्क्वायर बाई टू सी वाला लगाएं, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्टेड है, इसका मतलब क्यू कांस्टेंट रहेगा, क्यू कांस्टेंट रहेगा, कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी, सो इट इज क्यू स्क्वायर बाई टू एंड वन अपॉन सी फाइनल माइनस वन अपॉन सी इनिशियल। सी फाइनल और सी इनिशियल डिपेंड करेगा कि उसने क्या इंसर्ट किया है, मेटल इंसर्ट किया है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है, प्लेट सेपरेशन बढ़ाया है, कम किया है, अकॉर्डिंगली हम उसकी कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, एंड इस तरीके से वर्क एक्सटर्नल निकाल सकते हैं। अगर यहीं पर पूछा जाता वर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ इसमें, ये वर्क एक्सटर्नल निकाला आपने, अगर इसी में पूछा होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्सेस ने क्या वर्क किया इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्सेस होंगी उन्होंने कौन सा वर्क किया है, तो ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स अगर कंजर्वेटिव है तो उसका जो वर्क निकालेंगे वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये जो आपको कंसेप्ट दिया जा रहा है ये एक्सटर्नल वर्क करने के लिए दिया जा रहा है। अगर क्वेश्चन में वर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है तो वर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम का जो भी पोटेंशियल एनर्जी है उसमें जो चेंज आ रहा है उसको माइनस कर देते हैं, मतलब ये माइनस ऑफ डेल्टा यूसी होगा, माइनस डेल्टा यूसी इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स का वर्क। तो ये भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा कि हमें कौन सा वर्क पूछा है इन्होंने। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स का वर्क पूछेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स का वर्क, तो बैटरी है या नहीं है उससे मतलब नहीं है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स कंजर्वेटिव है, वहां पर कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी लगाई जा रही है कि वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। लेकिन अगर एक्सटर्नल वर्क पूछ रहे हैं आपसे, एक्सटर्नल वर्क, तो फिर वो ये वाला काम होगा। हाँ, आंसर कंप्लीटली लाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद और डाइलेक्ट्रिक रिमूव करने के बाद, प्लेट सेपरेशन बढ़ाने के बाद, प्लेट सेपरेशन कम करने के बाद कैपेसिटेंस, नया कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, वो कंसेप्ट आना चाहिए आपको, कैपेसिटेंस फाइंडिंग आनी चाहिए। तो एक तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, उसके अलावा जो शीट है उसमें कुछ और भी क्वेश्चन है इसके, इस शीट में कुछ और क्वेश्चन है उसको जरा देखते हैं। ये क्वेश्चन है स्टार्ट हो रहे हैं 8th नंबर से, आज वाली शीट में जो क्वेश्चन है वो 8th नंबर से देखिएगा, तो कंटिन्यूअसली करीब 8-10 क्वेश्चन वर्क के ऊपर लिए गए। तो जैसे 8th नंबर क्वेश्चन है, शीट में 8th नंबर क्वेश्चन है कि उसमें हमें क्वेश्चन पढ़ना होगा कि कौन सा वर्क पूछ रहा हूं। 8th नंबर क्वेश्चन में वर्क मस्ट बी डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्सेस, व्हाट वर्क मस्ट बी डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में कौन सा वर्क करेंगे, यानी कि वो वर्क एक्सटर्नल पूछ रहा है आपसे, वो पूछा वर्क एक्सटर्नल जो कि माइनस क्यू डेल्टा वी, जिसमें क्यू जो है वो ट्रांसफर वाला चार्ज है, जितना चार्ज हम ट्रांसफर करेंगे इनटू द बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्यू वी, प्लस जो कैपेसिटर की एनर्जी चेंज होगी, और प्लस
अगर हम जनरलाइज बात कर रहे हैं तो एनर्जी जो अदर फॉर्म्स में आएगी, अदर फॉर्म्स का मतलब हीट के फॉर्म में, मोशन इन्वॉल्व है तो काइनेटिक के फॉर्म में, इस टाइप की चीजें जो होगी जनरलाइज स्टेटमेंट। हालांकि इसमें बैटरी डिस्कनेक्टेड है क्योंकि चार्ज कांस्टेंट दिया गया, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, तो पहला वाला केस जीरो हो जाएगा। अदर फॉर्म्स में वैसे भी जीरो मानेंगे, जब तक कुछ कहा नहीं जाएगा इसको जीरो मान लेंगे। तो बेसिकली डेल्टा यूसी निकालना है एंड चार्ज कांस्टेंट है, तो क्यू स्क्वायर बाई टू 1/c फाइनल माइनस 1/c इनिशियल। इनिशियली डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है और फाइनली डाइलेक्ट्रिक को रिमूव किया गया है, तो इनिशियल कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक के साथ में आएगा और फाइनल कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक होगा, एंड इससे हमारा आंसर आ जाए जो वर्क किया गया। इस तरीके से निकाल सकते हैं कि क्या वर्क किया गया है कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चंस में। कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन में जब भी वर्क पूछा जाएगा सिर्फ यही एक मेथड लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आओ। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। इसमें भी वर्क और एनर्जी की ही बात की गई है। 13th वाला क्वेश्चन मैं सजेस्ट करूंगा अपने आप करना, क्वेश्चन नंबर 13 अपने आप कर सकते हो। 13th क्वेश्चन आप अपने लेवल पे कर सकते हो, उसके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको जल्दी से रिव्यू करते हैं, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको देखिए जरा। 9th नंबर क्वेश्चन में, 9th नंबर क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि टू कंसेंट्रिक मेटेलिक शेल्स हैं जिनके रेडियाई R1 और R2 है, चार्जेस Q1 Q2 है। दो कंसेंट्रिक मेटल सेल्स, Q1 एंड Q2 चार्जेस और रेडियस उनके R1 R2। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पर इस सिस्टम में क्या एनर्जी होगी, सिस्टम में क्या एनर्जी होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये मैंने इसलिए क्वेश्चन उठाया है ताकि एक और चीज याद करें हम लोग की मेटेलिक शेल्स वाले न्यूमेरिकल जो होते हैं, कंसेंट्रिक शेल्स वाले जो न्यूमेरिकल होते हैं, इनमें जब आप एनर्जी निकालते हो तो दो तरीके की एनर्जीज होती हैं इसमें। कंसेंट्रिक मेटल सेल्स में जो एनर्जी होती है वो दो तरीके से निकाली जाती है, एक को हम बोलते हैं सेल्फ एनर्जी और एक को हम बोलते हैं इनकी इंटरेक्शन एनर्जी। तो सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला जो है कंडक्टिंग स्फीयर के केस में, अगर एक कंडक्टिंग स्फीयर है, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, तो सेल्फ एनर्जी का उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। और अगर वो हम याद करें कि सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो सेल्फ एनर्जी ऑफ अ कंडक्टिंग स्फीयर, उसका फॉर्मूला है के क्यू स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, के क्यू स्क्वायर बाय 2 आर। ये हो गया सेल्फ एनर्जी अंदर वाले स्फीयर का। सेल्फ एनर्जी बाहर वाले स्फीयर की के क्यू टू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस आर टू प्लस सेल्फ एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्फीयर, सेल्फ एनर्जी ऑफ सेकंड स्फीयर, देन इनकी आपस की म्यूचुअल एनर्जी। ये वैसा ही है जैसे दो क्वेल्स का मैग्नेटिक फील्ड में निकाल लेते हैं आप। दो क्वेल्स जब मैग्नेटिक फील्ड में दी गई थी तो उनकी एक हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी थी और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस वाली एनर्जी। तो वैसे ही यहां पर भी चल रहे हैं, सिमिलर तरीके से यहां भी चल रहे हैं। सेल्फ एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्फीयर, सेल्फ एनर्जी ऑफ सेकंड स्फीयर, नेक्स्ट इन दोनों की आपस की म्यूचुअल एनर्जी। और जो म्यूचुअल एनर्जी निकालते हो बिटवीन द कंसेंट्रिक स्फीयर, म्यूचुअल एनर्जी, so that is k times q1 q2 divided by k times q1 q2 divided by, इसमें ध्यान देना होता है कि k q1 q2 में डिवाइडेड बाय जब करेंगे तो वो आउटर रेडियस लेते हैं आप, k q1 q2 डिवाइडेड बाय द आउटर रेडियस, k q1 q2 डिवाइडेड बाय द आउटर रेडियस। इस हिसाब से करके हम अपना सिस्टम की टोटल एनर्जी निकालते हैं। टोटल एनर्जी का कैलकुलेशन सही होगा तो इससे वर्क वगैरह हम निकाल सकते हैं। अगर हमारा एनर्जी कैलकुलेशन गलत है तो वर्क भी गलत होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क होता है किसी भी सिस्टम में, सिंपल सिस्टम, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, कैपेसिटर का सिस्टम, कंडक्टर का सिस्टम, कोई भी सिस्टम, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क निकालना है तो पहले आप एनर्जी अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर लो, एंड वर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए
कंजर्वेटिव फोर्स वाली प्रॉपर्टी लगा के माइनस टाइम्स चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी में पहले हम ध्यान रखें कि एनर्जी सेल्फ के फॉर्म में और इंटरैक्शन फॉर्म में, दो तरीके की एनर्जी। ऐसा ही मेरा 10th क्वेश्चन भी है। 9th और 10th बेसिकली एनर्जी को रिव्यू करने के लिए दिया गया। 9th एंड 10th क्वेश्चन का कंसेप्ट सिर्फ ये याद दिलाने के लिए है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब आप पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो उसके मतलब फाइनल एनर्जी वगैरह कैसे निकाली जाए। 10th वाले क्वेश्चन में दो स्मॉल मेटेलिक बॉल्स, टू स्मॉल मेटेलिक बॉल्स, एक का रेडियस r1, एक का रेडियस r2 और चार्जेस q1 q2। ध्यान देना ये कंसेंट्रिक वाले थे और ये बाहर बाहर है। पहला एग्जांपल कंसेंट्रिक का चूज किया गया और इसमें हम अब चूज कर रहे हैं कि वो एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पर है। और लिखा भी है कि डिस्टेंस कंसिडरेबली एक्सीडिंग देयर डायमेंशंस एंड हैव अ सर्टेन टोटल चार्ज। मतलब ये डिस्टेंस जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो दोनों स्फीयर के साइज से कंसिडरेबली लार्ज, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। एक्चुअली इसको लिखने का क्या मतलब है, डिस्टेंस इज वेरी लार्ज और ये दोनों मेटेलिक स्फीयर्स हैं, ये लिखने का पर्पस क्या है इनका। जब ये डिस्टेंस बहुत लार्ज होगी तो फर्स्ट कंडक्टर का सेकंड वाले कंडक्टर पे और सेकंड कंडक्टर का फर्स्ट वाले कंडक्टर पे इंडक्शन इफेक्ट इग्नोर करोगे, और जब इंडक्शन इफेक्ट इग्नोर करेंगे तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब Q1 का डिस्ट्रीब्यूशन इस स्फीयर पर यूनिफॉर्म रहेगा और Q2 का डिस्ट्रीब्यूशन भी इस स्फीयर पर यूनिफॉर्म रहेगा। ड्यू टू लार्ज डिस्टेंस एक दूसरे के ऊपर कोई इंडक्शन नहीं होगी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस यूनिफॉर्म। नाउ इन्होंने ये पूछा है, क्वेश्चन में इंडिविजुअल चार्जेस नहीं दिए गए हैं। अब इन्होंने ये कहा है कि पूरे सिस्टम का एक टोटल चार्ज दिया गया है, पूरे सिस्टम में एक टोटल चार्ज है। वो ये पूछना चाह रहा है कि वो जो चार्ज है टोटल चार्ज, उसमें Q1 Q2 का क्या रेशियो होना चाहिए, मतलब Q1 Q2 का क्या रेशियो रहे जिससे कि सिस्टम की एनर्जी मिनिमम रहे। तो मिनिमम या मैक्सिमम करने से पहले आपको एनर्जी का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि सिस्टम की एनर्जी होगी क्या। तो सिस्टम की एनर्जी अगर लिखोगे तो फिर वैसा ही कंसेप्ट, क्योंकि ये मेटेलिक स्फीयर्स हैं तो इनकी अपनी सेल्फ एनर्जी होगी विच इज Q1 स्क्वायर k Q1 स्क्वायर अपॉन 2r1, सेकंड वाले मेटल की सेल्फ एनर्जी प्लस k टाइम्स Q2 स्क्वायर अपॉन 2r2 प्लस इंटरैक्शन एनर्जी, सेल्फ और इंटरैक्शन दोनों। कंसेंट्रिक वाले में जब इंटरैक्शन एनर्जी लिखाया गया था तो k Q1 Q2 अपॉन बाहर वाले स्फीयर का रेडियस। ये कंसेंट्रिक नहीं है, बाहर बाहर रखे गए, दूर दूर रखे गए हैं और उसमें ये कहा है कि ये स्मॉल है, साइज नेग्लिजिबल है ये, तो हम इन दोनों को पॉइंट चार्जेस मान लेंगे। तो दो पॉइंट चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, दो पॉइंट चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय स्मॉल r, k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय स्मॉल r, ये मान सकते हैं। अब स्मॉल r अगर इनफाइनेटली लार्ज कर देंगे तो वो एनर्जी जीरो हो जाएगी लास्ट वाली, मतलब ये जनरलाइज फॉर्म में लिखा गया है कि ये जनरल एनर्जी होगी। नो अगर स्मॉल r कंसिडरेबली बहुत ज्यादा लार्ज है, मतलब इतना लार्ज है कि वो आप इनफाइनेट मान लो, तो उस केस में फिर ये एनर्जी जीरो के बराबर भी आ जाएगी। मतलब ऑलवेज रिमेंबर दैट एनर्जी जब भी लिखोगे आप, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आप एनर्जी लिखेंगे सेल्फ एनर्जी और इंटरैक्शन एनर्जी को मिला करके लिखेंगे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो देखिए, इसके बाद जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है उसमें क्या करना है वो देख लेते हैं। अब इन्होंने पूछा है कि वो Q1 Q2 का रेशियो बताइए जिससे कि ये मिनिमम आ जाए। Q1 Q2 का रेशियो कितना होगा जिससे कि ये मिनिमम आए, तो देख लेते हैं भाई। और Q1 और Q2 का सम कांस्टेंट है, Q1 Q2 का सम कांस्टेंट है, तो मान लेते हैं कि Q1 प्लस Q2 इज कैपिटल Q। सपोज करेंगे कि Q1 प्लस Q2 का टोटल वैल्यू कैपिटल Q है और कैपिटल Q कांस्टेंट है, तो इट इज k Q1 स्क्वायर बाय 2r1 प्लस k बाय 2r2 और Q2 स्क्वायर को टोटल चार्ज माइनस Q1 का स्क्वायर, टोटल चार्ज माइनस Q1 स्क्वायर प्लस
KQ1 बाय स्मॉल आर, एंड अगेन यहाँ पर Q माइनस Q1, Q2 को रिप्लेस कर रहे हैं, Q2 को रिप्लेस करके एनर्जी को Q1 के फॉर्म में लेके आए। और अब मिनिमा और मैक्सिमा की प्रॉपर्टी, एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए, एनर्जी को मिनिमम करने के लिए du बाय dq1, du बाय dq1 इट मस्ट बी अ जीरो वैल्यू, du बाय dq1 मस्ट बी अ जीरो वैल्यू। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, मतलब Q1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके और इसको हमें जीरो करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू Q1 एंड देन उसको जीरो करके Q1 की एक वैल्यू आएगी, सिमिलरली Q2 की भी एक वैल्यू आएगी। तो सॉल्विंग आपको खुद करनी है। Q1 और Q2 की वैल्यू, जब डिफरेंशिएशन को जीरो करेंगे तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी, Q1 की वैल्यू जब आ जाएगी देन Q2 की वैल्यू भी मिल जाएगी। Q1 और Q2 की जब वैल्यूज मिल जाएंगी तो वो जो रेशियो पूछा है इन्होंने कि Q1 Q2 का कितना रेशियो होगा, वो भी निकाल सकते हो, Q1 बाई Q2। जब आप उस रेशियो को निकालोगे तो उसमें एक अप्रोक्सीमेशन यूज करना होगा। जब रेशियो फाइंड कर लेंगे तो उसमें अप्रोक्सीमेशन यूज करना होगा कि स्मॉल आर इज वेरी वेरी लार्ज देन R1 एंड R2। मतलब पहले मैं विदाउट अप्रोक्सीमेशन आंसर लाऊंगा, पहले अपना आंसर बगैर किसी अप्रोक्सीमेशन के ले आइए। मतलब पहले जनरल आंसर लाइए कि Q1 Q2 का क्या आंसर आ रहा है, उसके बाद Q1 और Q2 का जब रेशियो फाइंड कर लेंगे तो फाइनली उसमें अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, स्मॉल आर वेरी वेरी लार्ज देन R1, स्मॉल आर वेरी वेरी लार्ज देन R2। देन उसके बाद जो गिवन आंसर है वो आ जाएगा, जो आंसर गिवन है वो आ जाएगा बेसिकली। या इनिशियली अगर अप्रोक्सीमेशन यूज करनी है, अगर इनिशियली अप्रोक्सीमेशन यूज करनी है तो फिर ये जो स्मॉल आर है इसको यहीं पर इग्नोर कर दीजिए। मतलब सिंस स्मॉल आर बहुत ज्यादा है तो या तो ये टर्म इग्नोर कर दे, इस टर्म को ही इग्नोर कर दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। और या फिर जनरल आंसर निकाल करके फाइनली हम स्मॉल आर को कैपिटल R1 से ज्यादा कर दें और कैपिटल R2 से ज्यादा कर दें, जो गिवन आंसर है वो आ जाएगा। नाउ अब पूछा है कि इस कंडीशन में इन दोनों स्फीयर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। जो आंसर दिया है वो दिया है कि Q1 बाई Q2 जो होगा वो R1 बाई R2 आएगा, Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 बाई R2। और इन दिस कंडीशन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये आखिरी वाला टर्म इग्नोर करके चला गया है। मैंने जनरल लिखा है बट स्पेसिफिक क्वेश्चन में सेकंड लास्ट टर्म को इग्नोर करके तब आंसर आएगा। अब इस उन्होंने पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इनमें। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालेंगे तो पोटेंशियल ऑफ स्फीयर वन, पोटेंशियल ऑफ स्फीयर वन अगर मैं विदाउट अप्रोक्सीमेशन निकालू, विदाउट अप्रोक्सीमेशन, तो एक तो पोटेंशियल इसके अपने चार्ज का होगा, जो Q1 चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल आएगा, उसको लिखेंगे के Q1 अपॉन R1, जो इसके अपने चार्ज का पोटेंशियल है। और एक पोटेंशियल इस Q2 की वजह से आएगा विच इज के Q2 अपॉन, यहाँ पर स्मॉल आर पुट करेंगे। ये थोड़ा ध्यान देने वाला है, वहां पर उनको पॉइंट चार्जेस के तरीके से मान लें। और सेकंड वाले का पोटेंशियल जब निकालेंगे, पोटेंशियल ऑफ द सेकंड स्फीयर, तो इसका अपना पोटेंशियल। सिंपली ध्यान रखना है कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल निकाल रहे हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो, सेल्फ और म्यूचुअल मतलब खुद का और दूसरे चार्जेस का। तो के Q2 बाई R2 प्लस के Q1 बाई स्मॉल आर, के Q2 बाई R2 पोटेंशियल बाय द सेल्फ चार्ज, के Q1 बाई R इज पोटेंशियल बाय द अदर चार्ज। अब इसमें सेकंड टर्म को इग्नोर कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, स्मॉल आर बहुत ज्यादा दे रखा है तो सेकंड टर्म हम इग्नोर कर सकते हैं, इन दोनों टर्म्स को इग्नोर करके उसके बाद देख सकते हैं कि V1 माइनस V2 कितना आएगा। और इसके पहले हमारा आंसर ये आ चुका है कि Q1 बाई Q2 इज R1 बाई R2,
Q1/Q2 इज इक्वल टू R1/R2 एनर्जी के मिनिमम कंडीशन पे, एनर्जी को मिनिमाइज करके ये आंसर आ चुका है। नाउ अगर ये सेकंड वाले टर्म इग्नोर कर देते हो, इनको इग्नोर कर दे और Q1/Q2 को R1/R2 करे, तो इसका मतलब ये दोनों पोटेंशियल बराबर आ रहा है, एंड दैट मीन्स कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 आई। इन दोनों स्फीयर मतलब इक्वी पोटेंशियल हो गई, सेम पोटेंशियल वाले दोनों स्फीयर आ गए। मीन्स ये कुछ वैसा ही केस हो गया एज इफ द स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ वायर। वो कंसेप्ट याद करें कि दो कंडक्टर को जब हम वायर से ज्वाइन करते हैं तो भी अल्टीमेटली उनका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है। यानी कि इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जीरो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर is the is the criteria of minimum energy of system is the criteria of minimum energy of the system। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर इन दोनों मेटल्स को एक वायर से ज्वाइन करेंगे, अगर इनको एक वायर से ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइनिंग बाय वायर उसका भी तो यही रिजल्ट आता है। दो मेटल्स को वायर से ज्वाइन करने पर भी डेल्टा V 0 आता है। इसका मतलब अगर दो मेटल वायर से ज्वाइन किए जा रहे हैं तो वो सिस्टम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली स्टेट की तरफ जा रहा हो, वो सिस्टम अपने मिनिमम एनर्जी की स्टेट पे जाएगा। जब भी दो कंडक्टर को आपस में ज्वाइन करेंगे सिस्टम टुवर्ड्स मिनिमम एनर्जी जाएगा, और अगर सिस्टम टुवर्ड्स मिनिमम एनर्जी जा रहा है इसका मतलब हमेशा ही एनर्जी का लॉस होगा। दो कंडक्टर को ज्वाइन करने पर एनर्जी हमेशा लॉस हो जाएगी क्योंकि सिस्टम ने अपनी मिनिमम एनर्जी की तरफ मूव किया है। यानी कि पहले एनर्जी ज्यादा रही होगी, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस के बाद वो एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, मतलब कि एनर्जी का लॉस होगा। तो ये क्वेश्चन जो लिए गए हैं वो ये लिए गए हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ सिस्टम, और ऐसा क्यों कर रहे हैं वो बता रहे हैं। एनर्जी ऑफ सिस्टम हमारी अगर एक्यूरेटली कैलकुलेट होगी तो अब हमारे आगे वाले क्वेश्चन देखिए। एक बार हमको ये समझ में आ जाए कि सिस्टम की एनर्जी निकालते कैसे, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी अगर हमारी सही से कैलकुलेट हो जाएगी तो अब हम वर्क वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन में, सॉरी 11th क्वेश्चन में, 11th नंबर क्वेश्चन में वर्क पूछा गया इन्होंने, और ध्यान दें किस चीज का वर्क पूछा है इन्होंने। 9th नंबर क्वेश्चन में इन्होंने वर्क पूछा है, क्वेश्चन कुछ भी हो, वर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स पूछ रहा हूं। सो वर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स तो हम क्वेश्चन बाद में पढ़ लेंगे, पहले हमको ये याद आना चाहिए कि वर्क बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स पूछा गया है तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है वर्क बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स निकालने के लिए, माइनस टाइम्स चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि इनिशियल एनर्जी एंड माइनस फाइनल एनर्जी। सो कुल मिलाकर के एनर्जी ही कैलकुलेट करनी है। अगर एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे तो वर्क भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसमें एक मेटेलिक स्फीयर दिया गया है जिसका Q चार्ज है और उसके सेंटर पर Q0 चार्ज है, और R इसकी रेडियस है, R1 इसका रेडियस है, और ये स्फीयर एक्सपैंड कर गया है और रेडियस R1 से रेडियस R2 हो गई इसकी। स्फीयर एक्सपैंड करके रेडियस R1 से R2। सो प्रोसेस कुछ भी हो रहा हो, एक्सपेंशन हो रहा हो, मेटल इंसर्शन हो रहा हो, डायरेक्ट्रिक इंसर्शन हो रहा हो, रिमूवल हो रहा हो, जो मर्जी हो रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क निकालना है UI माइनस UH। सो इनिशियल एनर्जी निकालते हैं। इनिशियल एनर्जी, इसमें दो पार्ट्स आएंगे, एक सेल्फ एनर्जी और एक इंटरैक्शन एनर्जी। सेल्फ एंड इंटरैक्शन, सेल्फ एनर्जी उस कंडक्टिंग स्फीयर के पास होगी विच इज KQ² अपॉन 2R,
पॉइंट चार्जेस की सेल्फ एनर्जी नहीं होती। क्यू नॉट पॉइंट चार्ज है, इसमें कोई सेल्फ एनर्जी नहीं होगी, सेल्फ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की होती है। तो मेटल के पास सेल्फ एनर्जी होगी, और मेटल और पॉइंट चार्ज के बीच में, जो पॉइंट चार्ज है और जो मेटल है उनके बीच में इंटरेक्शन एनर्जी होगी, जो कि k टाइम्स Q1 Q2 अपॉन मेटल का रेडियस k Q1 Q2 बाय r। एंड देन फाइनल एनर्जी निकालेंगे, उसमें रेडियस चेंज होकर के R2 हो गया, एक्सपेंशन के बाद ये रेडियस R2 हो गया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा k Q स्क्वायर अपॉन ट्वाइस R2 प्लस k Q Q नॉट अपॉन R2, एंड देन U इनिशियल माइनस U फाइनल विल गिव यू द वर्क डन, जो पूछा गया, जो वर्क निकालने को कहा गया उससे निकाल देंगे। इस तरीके से वर्क निकाल सकते हैं इसको। कहने का मतलब ये है ना, देखिए, कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क निकालना हो तो हमारे को ये कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क निकालने के लिए एनर्जी कैलकुलेशन होती है। अब एनर्जी कैलकुलेशन कैसे करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क निकालने के लिए आपको यू आई माइनस यू एफ करना है, बट ये यू निकालेंगे कैसे? तो इसका एक तरीका तो हो गया सेल्फ और इंटरेक्शन करके निकाल लीजिए, वन मेथड सेल्फ और इंटरेक्शन। इसका एक और तरीका हो सकता था, वो दिखा रहे अभी। इसको एक और तरीका ध्यान रखना है, एनर्जी निकालने का एक ऑप्शन और भी हो सकता है। एक्चुअली हम जिसको सेल्फ एनर्जी बोलते हैं या जिसको इंटरेक्शन एनर्जी बोलते हो, आप जिसको भी बोलते हो, सेल्फ और इंटरेक्शन जो कुछ बोलते हैं, एनर्जी निकालने का एक मेथड हमारे पास और भी है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक कंसेप्ट हमारे पास और भी दिया गया है, एनर्जी डेंसिटी वाला कंसेप्ट, कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी होगी। क्योंकि ध्यान दीजिए ना, हमें वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड का ही निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी देखेंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, जिसको एनर्जी डेंसिटी कहा गया है, एनर्जी डेंसिटी, और इसमें डीवी मल्टीप्लाई करके एक गिवन वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेट करोगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। ये भी एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है, आइदर आप सेल्फ एनर्जी और इंटरेक्शन एनर्जी ऐड करो या फिर ये करो, ये दो अलग एनर्जी नहीं है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन या तो सेल्फ और इंटरेक्शन से करो या फिर इस मेथड से करो, दोनों एक ही एनर्जी को कैलकुलेट करने के दो अलग अलग तरीके हैं। सो जो 12th नंबर क्वेश्चन है, अगर उसकी हम बात करें, 12th नंबर क्वेश्चन की, इसमें क्या किया है इन लोगों ने कि एक मेटेलिक स्फीयर है जिसके सेंटर पर क्यू चार्ज है, मेटेलिक स्फीयर के सेंटर पर क्यू चार्ज है, और उसमें एक नैरो नैरो ओपनिंग है, नैरो ओपनिंग। तो क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक बहुत छोटा सा होल किया गया है, इनर रेडियस इसकी ए है एंड आउटर रेडियस बी है। ये पूरा एक मेटेलिक शेल है। इन्होंने किया ये है कि ये जो चार्ज क्यू है, जो चार्ज क्यू सेंटर पे है, इसको मूव किया है, चार्ज क्यू जो सेंटर पे है इसको मूव करके और इन्फिनिटी पे लेके गए हैं, चार्ज को मूव करके टुवर्ड्स इन्फिनिटी ले गए, चार्ज विच वाज एट सेंटर इज मूव्ड टू द इन्फिनिटी। और इस प्रोसेस में पूछा गया है कि कितना वर्क इलेक्ट्रिक फोर्स ने किया है, और मेटल अनचार्ज है। क्वेश्चन में लिखा है कि मेटल में कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज मेटल है, इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, सेंटर पर चार्ज क्यू रखा है, इसको सेंटर से टुवर्ड्स इन्फिनिटी लेके गए। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स ने कितना वर्क किया।
तो अब हम एक काम कर सकते हैं, हमें अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स का वर्क निकालना है। पहला स्टेप क्लियर हो जाना चाहिए कि यूआई और यूएफ चाहिए, मतलब कुल मिलाकर के आपको एनर्जी में डिफरेंस चाहिए। सो फिर वही पॉइंट है कि एनर्जी कैसे निकालें, इस सिस्टम की एनर्जी कैसे निकालेंगे। एक तरीका है, या तो हम सिस्टम की सेल्फ एनर्जी और म्यूचुअल एनर्जी निकाल करके ऐड कर लें, ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि या तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म से देखें। इसमें क्या करोगे, एक्चुअली इसमें कंसेप्ट ये है, देखिए बहुत केयरफुली सुनिएगा जो कंसेप्ट कहा जा रहा है कि कंसेप्ट है क्या है यहाँ पर। मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है, मेटल की एक प्रॉपर्टी है कि इनसाइड द मेटल, मेटल्स की प्रॉपर्टी है दैट, देखो ये कंसेप्ट तो पहले आपको तब समझ में आएगा जब ये बात समझ में आ रही है कि जो आप एनर्जी कैलकुलेट करते हो, चाहे हाफ सी वी स्क्वायर से, क्यू स्क्वायर बाई टू सी से, या सेल्फ एनर्जी से, या म्यूचुअल एनर्जी से, जिस भी फॉर्मूले से आप एनर्जी को निकालते हो, फॉर्मूला कोई भी लगाओ, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, हाफ सी वी स्क्वायर, जो कुछ फॉर्मूला आप एनर्जी में याद करके निकालते हो, पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं, कैपेसिटर वाले फॉर्मूले से, सेल्फ एनर्जी वाले फॉर्मूले से, इंटरेक्शन एनर्जी वाले फॉर्मूले से, ये सब एनर्जी आप निकालते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही, ये सारी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के ही फॉर्म में है। मतलब ये जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्पेस में रहती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी स्पेस में है तो वहां एनर्जी है, उस एनर्जी को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के कुछ फॉर्मूले बनाए गए। तो ये जो पॉइंट चार्ज सेंटर पे रखा है और इसके चारों तरफ मेटल है, मेटल इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का काम करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट चार्ज क्यू है, इसकी जब इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्रिएट होंगी, पॉइंट चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा अपना, तो इनसाइड मेटल वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स एब्सेंट रहेंगे, इनसाइड मेटल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। अगर हम इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लॉट करके दिखाएं, तो पॉइंट चार्ज से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन आएगी, रेडियल आएगी, वो इनसाइड मेटल एब्सेंट होगी एंड फिर कंटिन्यू कर जाएगी। मतलब एनर्जी के बारे में बोलते हैं कि एनर्जी फील्ड के फॉर्म में लोकलाइज्ड होती है। लोकलाइज होने का मतलब जहां जहां फील्ड होगी वहां वहां एनर्जी। तो मतलब क्या हुआ कि पॉइंट चार्ज की वजह से अप टू द रेडियस ए, अप टू द रेडियस ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। मतलब इस स्पेस में एनर्जी है। बी के आगे, बी और इन्फिनिटी के बीच में, बी और इन्फिनिटी के बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां पर भी एनर्जी है। जहां पर फील्ड है वहां एनर्जी है। ए और बी के बीच में मेटल की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी इस स्पेस में कोई एनर्जी नहीं। नो एनर्जी बिटवीन ए एंड बी। मतलब इस पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में अगर बात करें कि पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में एनर्जी कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जीरो से ए तक डिस्ट्रीब्यूटेड है और बी से इनफाइनाइट तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। ए और बी के बीच में कोई भी एनर्जी नहीं है। अब जब ये चार्ज इन्फिनिटी पे चला जाए, जब सेम चार्ज आप इन्फिनिटी पे लेके जाओगे, अब उस चार्ज के सराउंडिंग में कोई मेटल नहीं है। मतलब ये चार्ज इस मेटल की कैविटी से निकल करके बाहर आ गया, फ्री हो गया। अब वो चार्ज, उसके अगल बगल कोई मेटल नहीं है, तो अब वो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। अब उस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कंटिन्यूअसली पूरे स्पेस में होगी। जब उस चार्ज को मेटल के अंदर रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी तक डिसकंटिन्यू हो गया था, अब वो डिसकंटिन्यूएशन खत्म हो गया। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे स्पेस में आ गई। एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्पेस में होती है। तो अगर हम चेक करें कि इनिशियली और फाइनली स्पेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इनिशियली स्पेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कहां कहां वो प्रेजेंट है। सो जीरो से इनफाइनाइट तक, जीरो से इनफाइनाइट तक एक्सक्लूडिंग ए और बी को छोड़ करके बाकी सब जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है।
और बाद में वो 0 से इनफाइनाइट तक हर एक जगह पर। तो अगर मैं इनिशियल और फाइनल का कंपैरिजन करूं, अगर मैं कंपेयर करूं इनिशियल और फाइनल को, तो एक डिफरेंस जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि फाइनली ए और बी के बीच में, फाइनली ये जो ए और बी है उस स्पेस में भी एनर्जी आ गई। मतलब 0.4 से ए डिस्टेंस एंड 0.4 से बी डिस्टेंस, उस 0.4 से ए और बी डिस्टेंस के बीच में जो स्पेस है, इनके बीच में जो स्पेरिकल स्पेस है, अब इस स्पेस में भी एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है और पहले उतने स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। स्पेस बिटवीन ए एंड बी, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ स्पेस बिटवीन ए एंड बी देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट करेगा। इनिशियल फाइनल एनर्जी में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इसीलिए आएगा, पहले ए और बी वाली स्पेस में कोई एनर्जी नहीं है, अब ए और बी वाली स्पेस में पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी। तो जब मुझे ये कैलकुलेट करना होगा कि यू इनिशियल माइनस यू फाइनल कितना होगा, तो एनर्जी का कैलकुलेशन इस मेथड से करेंगे, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर डीवी से। तो इसमें ये लगाएंगे हाफ एप्सिलॉन इनिशियल एनर्जी को निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इनिशियल वैल्यू इनटू डीवी लिमिट्स फ्रॉम ए टू बी, ये इनिशियल एनर्जी। बट इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ए एंड बी 0 है, सो ये पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। फाइनल एनर्जी हाफ एप्सिलॉन, फाइनली जब पॉइंट चार्ज इंफिनिटी पर है तो उसके सराउंडिंग स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ना इस पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एवरीवेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट प्रेजेंट। और फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डीवी, डीवी स्फेरिकल वॉल्यूम्स के केस में, स्फेरिकल वॉल्यूम्स के केस में डीवी की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और ये लिमिट लगाएंगे ए से बी तक। इनिशियल वाली 0 आएगी क्योंकि इनिशियली ए और बी के बीच में मेटल 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 था, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, बाद में वो मेटल नहीं है वहां पर। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि वर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो। सर इस क्वेश्चन में जब क्यू को अलग से रखा है इन्फिनिटी पे, तो इस मेथड से उसकी कुछ एनर्जी होनी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस में। पर जब सेल्फ एनर्जी यूज करते हैं सिंगल पॉइंट चार्ज की, तो उसमें सेल्फ एनर्जी तो जीरो यूज करते हैं। देखिए सेल्फ एनर्जी का मतलब क्या होता है ना, कि अगर हम पॉइंट चार्ज की सेल्फ एनर्जी एक फाइनाइट स्पेस में निकाल सकते हैं। पॉइंट सेल्फ एनर्जी का मतलब होता है कि जो चार्ज है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी। पॉइंट चार्ज की सेल्फ एनर्जी का मतलब है कि अगर हम पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी निकालें, अगर हमसे कोई ये पूछे कि जो पॉइंट चार्ज है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में टोटल कितनी एनर्जी है, तो पहली बात तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगी। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द चार्ज एंड अप टू द इन्फिनिटी एग्जिस्ट करेगी। अगर उस पूरे स्पेस को निकालोगे तो वो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं होगा। रीजन अभी आप एक लिमिटेड स्पेस में निकाल रहे हैं, बट यही कैलकुलेशन अगर मैं 0 से इनफाइनाइट करूं, मतलब पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग एंटायर स्पेस की एनर्जी निकालूंगा, पूरे स्पेस की एनर्जी विद द लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी, ना ये मैथमेटिकली एक अनडिफाइंड वैल्यू आएगी। तो हमने जो कहा ना कि पॉइंट चार्ज की सेल्फ एनर्जी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं जस्ट बिकॉज की फाइनाइट और इनफाइनाइट स्पेस का प्रॉब्लम है। और हम यहाँ पर पॉइंट चार्ज, देखिए सेल्फ एनर्जी का जो मतलब है, सेल्फ एनर्जी जो कही जा रही है, मेटल्स के केस में क्यों निकालते हो, क्योंकि मेटल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अगर मेटेलिक स्फीयर है तो मेटेलिक स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस और इन्फिनिटी के बीच में होती है। तो जब सरफेस से इन्फिनिटी के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो मेटल के केस में ये लिमिट्स आर से इनफाइनाइट होगी, तो वो उसकी एक फाइनाइट वैल्यू प्रोवाइड करेगा आपको।
पॉइंट चार्ज के केस में ये एक अनडिफाइंड वैल्यू बन के आएगी। ये चीज थी। और इस केस में क्या हो रहा है कि इस केस में जो फिनोमिना हो रहा है पहले उसको देखें। वर्क वगैरह तो हम बाद में निकालेंगे। फिनोमिना जो हो रहा है वो सिर्फ ये हो रहा है कि पॉइंट चार्ज को रीलोकेट करने पर एक स्पेस जिसमें पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी वहां पर भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी है। बेसिकली ये चीज हुई है। स्पेस ऑफ जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स द स्पेस ऑफ नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए एनर्जी का कैलकुलेशन ये, और एनर्जी के कैलकुलेशन से वर्क निकाल सकते हैं। पहला कंसेप्ट एनर्जी का निकाल सकते हैं तो वर्क निकाल सकते हैं। एनर्जी निकालने में हमेशा दो ऑप्शन लेके चलेंगे, ये वाला ऑप्शन भी और इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू भी निकालने का ऑप्शन। अब जब एनर्जी के थ्रू हम वर्क निकाल सकते हैं तो वर्क के थ्रू फोर्स निकाल सकते हैं। पहले एनर्जी का कंसेप्ट सही किया, एनर्जी के कंसेप्ट से हमने वर्क निकालना सीखा। अब वर्क के कंसेप्ट से फोर्स निकाल सकते हैं कंडक्टर्स पर या फिर डाइलेक्ट्रिक्स पर। कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक पे जो फोर्सेस निकालने के क्वेश्चन आते हैं वो भी दिखा रहे हैं। अगर हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी से वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फिर हम फोर्सेस भी निकाल सकते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने कहा कि जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस टाइम्स चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस टाइम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर एनर्जी कैलकुलेशन हमको आता है, मीन्स वर्क निकालना आता है। अब जब वर्क निकालना आता है तो फोर्स निकालना भी आ सकता है, क्योंकि हम जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सम डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके इसको माइनस डी यू कर देंगे, एंड देन हमारा यहाँ पर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी माइनस डी यू बाई डी एक्स। इस तरीके से करके हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगा रही है। और ये वाला कंसेप्ट हम लगाते हैं जब हमें फोर्स कंडक्टर पर निकालना हो या फिर डाइलेक्ट्रिक पर निकालना हो। फोर्स ऑन कंडक्टर और फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक, इन पर जब निकालना होता है। कैपेसिटर में कंडक्टर पे क्या फोर्स लग रही है, डाइलेक्ट्रिक पर क्या फोर्स लग रही है, ये सब जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें हमारा ये कंसेप्ट आता है, इट इज माइनस डी यू बाय डी एक्स। अब इसमें एक और बात बता दे रहे हैं आपको। जब ये माइनस डी यू बाई डी एक्स आप करोगे, और जनरली इसके क्वेश्चन कैपेसिटर में आते हैं, तो कैपेसिटर में ही डाई इलेक्ट्रिक डालते हैं तो वहीं पर फोर्स वगैरह पूछा जाता है। तो हमने एफ माइनस डी यू बाई डी एक्स निकाला। अब इसमें जो यू है उसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फिर वही चीज फंसेगी, आप एनर्जी लिखोगे क्या। तो अगर हम कैपेसिटर के केस में चल रहे हैं, इन केस ऑफ कैपेसिटर, इन केस ऑफ अ कैपेसिटर अगर आप चल रहे हैं तो एनर्जी का फॉर्मूला क्यू स्क्वायर बाई टू सी लिख सकते हैं, या फिर हाफ सी वी स्क्वायर लिख सकते हैं इन केस ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पर फिर रिपीट कर रहा हूं, जो हम ये फॉर्मूला लिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं कि ये कैपेसिटर की एनर्जी है, बट एक्चुअल में ये भी क्या है, उस कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस फील्ड की एनर्जी है। जिसको हम कैपेसिटर की एनर्जी कह रहे हैं उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी भी कह सकते हैं। मतलब हम इसको हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वाले मेथड से भी ला सकते हैं, बट लाते इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमें कन्वीनियंट पड़ता है। तो अब एक्चुअली इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो डिपेंड करता है। दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें बैटरी कनेक्टेड होती है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बैटरी डिस्कनेक्टेड होती है। तो इसमें डिपेंड करता है। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो नॉर्मली ये, बैटरी अगर डिस्कनेक्टेड है तो हम लोग कहते हैं क्यू कांस्टेंट रहेगा, तो हम क्यू स्क्वायर बाई टू से लगाते हैं। और बैटरी अगर कनेक्टेड है तो वोल्टेज को कांस्टेंट मान करके
हाफ CV² लगा देते हैं। मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट ये दे रहा हूँ हम मान लेते हैं कि बैटरी डिस्कनेक्टेड है, मान लेते हैं जो बैटरी है वो डिस्कनेक्टेड है, और बैटरी को डिस्कनेक्टेड मान करके मान लेते हैं बैटरी डिस्कनेक्टेड है, और हम एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, Q²/2C लगा देते, एज्यूमिंग चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज को कांस्टेंट मान करके एनर्जी का फॉर्मूला Q²/2C लगा दीजिए। देन जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसके हिसाब से फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी माइनस d/dx, एंड यहां पर Q²/2C लगा देंगे। मान लेते हैं कि ऐसा कुछ आएगा, माइनस d/dx ऑफ Q²/2C, ये लगा दीजिए। एज्यूम करते हैं कि चार्ज कांस्टेंट है, तो जो मेरा आंसर आएगा वो आ जाएगा -Q² कॉमन ले लेंगे, एंड d/dx ऑफ 1/c आ जाएगा। एज्यूमिंग के चार्ज कांस्टेंट है, मेरा ये आंसर आ जाएगा मान लीजिए। और अब मैं आपसे एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आपको सिर्फ आंसर लाने में इंटरेस्टेड होना चाहिए। हमको फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आइदर ऑन कंडक्टर और ऑन डाइलेक्ट्रिक। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या तो कंडक्टर के ऊपर या फिर डाइलेक्ट्रिक के ऊपर। फॉर्मूला इज -du/dx, और मैं ये बोल रहा हूं कि आप u का फॉर्मूला Q²/2C ही लगाइए, यही लगाइए, Q²/2C लगाइए, चाहे बैटरी कनेक्टेड हो या ना हो, आंसर सेम आएगा। मतलब चाहे Q कांस्टेंट है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप इस मेथड से दोनों ही केसेस में आंसर ला सकते हो। Q कांस्टेंट है तो भी और नहीं कांस्टेंट है तो भी, इन बोथ केसेस वी कैन गेट द आंसर, सेम आंसर। ये सिर्फ एक मैथमेटिकल टर्म है, मतलब इसमें कोई पीछे लॉजिक नहीं है, वो मैथमेटिकली जब आप करते हैं तो आंसर एक ही आता है। सो हम हमेशा के लिए इसको याद कर लेते हैं कि जब भी हमें फोर्स निकालना होगा, एनर्जी का फॉर्मूला हम Q²/2C लगाएं, चाहे Q कांस्टेंट है या नहीं है, हम ये मान के चलेंगे कि Q कांस्टेंट। अगर Q कांस्टेंट मान के हमने किया है, माना है कि Q कांस्टेंट है, ये आंसर ले आएंगे। और अगर Q कांस्टेंट नहीं होगा तो आंसर लाने के बाद Q=C भी लिख देंगे। बट आंसर लाने के लिए हम ये मानेंगे कि Q कांस्टेंट है, ये सिर्फ आंसर लाने के लिए जस्ट एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है कि हमारा आंसर मिल जाता है हमें। अब मैं दिखा रहा हूं इसको अभी एग्जांपल्स में करके दिखा। देखिए 15th नंबर क्वेश्चन में इसको मैं करके दिखा रहा हूं कि आंसर कैसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 15th में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में अगर हम ध्यान से पढ़े तो इन्होंने कहा है कि सिलिंड्रिकल लेयर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस की जा रही है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में। सिलिंड्रिकल डाइलेक्ट्रिक, सिलिंड्रिकल लेयर में सिलिंड्रिकल डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। बाकी डेटा उस क्वेश्चन में दे रखा है, एवरेज रेडियस दे रखा है। अब इसमें लिखा हुआ है कि कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज। मतलब ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के बीच में हमने यहां पर कुछ डाइलेक्ट्रिक भरा है। मान लें एक डाइलेक्ट्रिक को सिलेंडर के अंदर फिल किया गया है, सिलेंडर के दोनों प्लेट्स के बीच का गैप प्रोवाइड किया गया कि ये डिस्टेंस D है, दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस D है,
और सिलेंडर्स की एवरेज रेडियस इनका आर है। सिलेंडर्स का एवरेज रेडियस आर है, दोनों सिलेंडर्स के बीच में डिस्टेंस डी है। साथ में एक और बात कही गई है कि कैपिटल आर मच मच लार्जर देन डी, मतलब कि दोनों सिलेंड्रिकल सरफेसेस के बीच में नेग्लिजिबल डिस्टेंस है। अब इसमें जो डाइलेक्ट्रिक है उस पर कितने फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक निकालने को कह रहा है कि इस डाइलेक्ट्रिक पर क्या फोर्स आ रही है। और क्वेश्चन में कहा हुआ है कि कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड, मतलब बाहर वाला सिलेंडर और अंदर वाले सिलेंडर को बैटरी से कनेक्ट करके रखा गया है एंड फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक निकालना है। तो देखिए मैं क्या कह रहा था अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका क्या काम है कि आर इज मच मच लार्जर देन डी एंड ये सब चीजें। तो भले ही ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, तो वैसे अगर हम याद करेंगे तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का जो एक्चुअल फॉर्मूला है, एक्चुअल में जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है वो है 2 पाई एप्सिलॉन एल अपॉन ln ऑफ R2 बाई R1। एक्चुअल में सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का ये फॉर्मूला है, बट क्योंकि इस केस में दोनों सिलेंड्रिकल सरफेस के बीच नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, और जब दो सरफेसेस के बीच में नेग्लिजिबल डिस्टेंस होगी तो ऐसे कोई भी कैपेसिटर को, चाहे वो स्फीयर हो चाहे वो सिलेंडर हो, आप इमेजिन करोगे इसको एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो सरफेसेस नेग्लिजिबल डिस्टेंस पर रखी गई हैं, दे विल बिहेव लाइक टू पैरेलल सरफेसेस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब कि ओरिजिनल फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, इनको एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान करके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ए एप्सिलॉन बाई डी, जिसमें एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस विल बी 2 पाई, और जो एवरेज रेडियस दे रखा है, एवरेज रेडियस इसीलिए दिया गया आपको, एवरेज रेडियस का मतलब दोनों सरफेसेस का लगभग सेम एरिया मान सकते हैं। तो 2 पाई आर एल, एल अगर इसकी लेंथ मान लेते हैं 2 पाई आर एल, पैरेलल प्लेट वाला फॉर्मूला। अब एक बात देखिएगा, मतलब ओरिजिनल फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, पैरेलल प्लेट वाला यूज करेंगे, बट इसको किस तरीके से यूज करेंगे वो देखें। मान लेते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक है वो एक्स डिस्टेंस पर है, डाइलेक्ट्रिक की डिस्टेंस एक्स है और रिमेनिंग डिस्टेंस एल माइनस एक्स है। एल माइनस एक्स और एक्स दो डिस्टेंस मानेंगे, क्योंकि इसमें दो तरीके की कैपेसिटेंस आएंगी। जितना पार्ट डाइलेक्ट्रिक से भरा गया है उसका अलग कैपेसिटेंस आएगा, और जितना पार्ट विदाउट डाइलेक्ट्रिक है इसकी कैपेसिटेंस अलग आएगी, और उसके बाद ये दो कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में माने जाएंगे। सो नेट कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक वाले पार्ट का, जो डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट है उसका कैपेसिटेंस बाय द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक अगर एक्स पार्ट में है तो करस्पॉन्डिंग टू द लेंथ एक्स, करस्पॉन्डिंग टू एक्स लेंथ, एरिया 2 पाई आर एक्स इंटू एप्सिलॉन अपॉन डी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के फॉर्मूले से, इंटू के, प्लस जो एयर का पार्ट है, ये डाइलेक्ट्रिक पार्ट, अब उसके बाद एयर पार्ट का कैपेसिटर, एयर पार्ट की कैपेसिटेंस 2 पाई आर एल माइनस एक्स एप्सिलॉन अपॉन डी। तो ये इसकी कैपेसिटेंस एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगी, मतलब एज्यूम करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक एक्स लेंथ में आ चुका है, तो इंस्टेंटेनियस कैपेसिटेंस की वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो 2 पाई आर बाई डी एप्सिलॉन कॉमन एंड के इंटू एक्स और प्लस एल माइनस एक्स, ये बन जाएगा कैपेसिटेंस की वैल्यू एक्स के फंक्शन में। अब जो मैं स्टेटमेंट कह रहा था कि भले इसमें बैटरी कांस्टेंट है, भले ही इसमें बैटरी कांस्टेंट है, आप फॉर्मूला जो लगाएं, फोर्स निकालने का जो फॉर्मूला लगाएंगे
वो लगाएंगे माइनस क्यू स्क्वायर टी बाई डी एक्स ऑफ 1/c। फॉर्मूला यही लगाइए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बैटरी है कि नहीं है, अभी दिखा रहे इसको। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो f इक्वल टू 1/c जब डिफरेंशिएट होगा, 1/c जब डिफरेंशिएट होगा तो ये -1/c² हो जाएगा। 1/c डिफरेंशिएट करने पर -1/c² dc/dx। तो डिफरेंशिएशन में एक माइनस आएगा, एक माइनस यहां पर है, सो ये पॉजिटिव हो गया। q² बाई c² एंड dc/dx। f इक्वल टू q² बाई c² इंटू dc/dx, ये आ जाए। अब आप q² बाई c² को v² लिख दें, q² बाई c² को v² कर देते हैं एंड dc/dx। तो dc/dx हम यहां से ले आएंगे 2 पाई r एप्सिलॉन बाई d, एंड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो k-1। ये इसका आंसर आ जाएगा। मतलब ये फोर्स लग रहा है उस डाइलेक्ट्रिक के ऊपर। फोर्थ की फॉर्मूला में माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 डी बाई डी एक्स इनटू 1/c। क्या चीज? जो फोर्स का फॉर्मूला है उसमें 2 से डिवाइड भी तो होगा। सॉरी, ये 2 छूट गया है यहाँ पर, ये 2 मिस हो गया है, ये चीज आएगी। इसमें मुझे लग रहा है आंसर में v² में v गलती से एक्स्ट्रा आ गया, जो v² आ गया है गलती से, r², सॉरी r² बाई मिस्टेक आ गया मुझे लग रहा है। r² नहीं होगा आंसर में, सिर्फ r होगा। तो ये मैं कह रहा था कि आपको इसमें वरीड नहीं होना है कि बैटरी है कि नहीं है, भूल जाइए उसको, आप सिर्फ इसको लगाते रहें, आंसर आता रहेगा। हाँ, इसमें जो कैपेसिटेंस है वो जनरलाइज करके निकालना होगा फिर। यही चीज हमारे 16th क्वेश्चन में है। सेम क्वेश्चन हमारे 16th क्वेश्चन में। देखिए, जो ट्रिक कंसेप्चुअल फंसने वाले क्वेश्चन थे सिर्फ उनको ही रिवाइज करा रहे हैं। 16th में अगर क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ोगे तो कुछ ऐसा है, सेमी सर्कुलर प्लेट दिया गया है। 16th में इन्होंने कहा है कि कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ फिक्स टू फिक्स्ड प्लेट्स जो सेमी सर्कल के फॉर्म में है। दो फिक्स प्लेट्स हैं जो सेमी सर्कल के फॉर्म में है, जिनका रेडियस r है, और उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक है जो मूव कर रहा है। मतलब ये जो फिगर दिखाई गई है वो एक प्लेट दिखाई गई है और दूसरी प्लेट इसके नीचे दबी हुई, दो हाफ हाफ प्लेट्स ऐसे रखी गई है, और इनके बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक है जो रोटेट कर रहा है यहाँ पर। मतलब ऐसे करके एक डाइलेक्ट्रिक दिखाया गया, और ये डाइलेक्ट्रिक घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है ये डाइलेक्ट्रिक है, और जो सॉलिड लाइन से दिखाया गया है ये फिक्स प्लेट्स है, और दूसरी प्लेट इसके पीछे होगी, इसमें हिडन फॉर्म में है। मतलब आप ऐसा देख सकते हो, इसके पीछे एक और प्लेट होगी, ऐसे करके दो प्लेट्स होंगी, और ये डाइलेक्ट्रिक उन दोनों प्लेट्स के बीच में है।
जो डाइलेक्ट्रिक दिखा रहे हैं बिटवीन द टू प्लेट्स है, मतलब इन दो फिक्स प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक है जो कि ऐसे ऐसे घूम रहा है, और ये गैप दे रखा है इसमें h, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, दोनों सर्कुलर प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस h है। ये डाइलेक्ट्रिक रोटेट कर रहा है। अब वो पूछ रहा है कि जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स होगी उससे जो टॉर्क बन रही होगी वो कितनी होगी। इस डाइपोल पर, सॉरी डाइपोल कह रहा हूं, ये डाइलेक्ट्रिक के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्सेस की वजह से टॉर्क आएगी। तो मेरा कंसेप्ट ये है कि चाहे आपको फोर्स निकालना हो चाहे टॉर्क निकालना हो, मेथड वही रखोगे आप। मैकेनिक्स वाले मेथड पर ना जाइए कि टॉर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्टेंस एंड ये सब कर पाएंगे हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैपेसिटर के क्वेश्चन में अगर आप फोर्स निकाल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक पर, कंडक्टर पर टॉर्क निकालना है, एनर्जी मेथड बेस्ट मेथड है। अब क्या करेंगे, जैसे मैंने फोर्स निकाला है, अभी जैसे आपको फोर्स निकालने के लिए कहा गया था कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डी यू बाय डी एक्स, ये करिए। इसी का रोटेशनल एनालॉग, इसी का रोटेशनल एनालॉग ले लें। अब मुझे टॉर्क निकालना है, तो यहां पर टाउ टाउ कर दीजिए और dx की जगह डी थीटा कर दें, क्योंकि टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय थीटा इज द वर्क डन। टॉर्क इनटू थीटा इज वर्क डन एंड वर्क डन इज माइनस टाइम्स चेंज ऑफ एनर्जी। सो कंजर्वेटिव फोर्स वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं कि वर्क डन बराबर माइनस डेल्टा यू। सो बेसिकली करना क्या है, मुझे एनर्जी सॉल्व करनी, इसीलिए मैं सारा फोकस डाल रहा हूं एनर्जी के। एनर्जी कैसे निकालते हैं वो कंसेप्ट हमारे स्ट्रांग होना चाहिए। तो हम वर्क भी निकाल लेंगे, फोर्स भी निकाल लेंगे, टॉर्क भी निकाल लेंगे। तो मेन मुद्दा है कि एनर्जी निकालना आपको भी यहां पर, और क्योंकि ये कैपेसिटर का केस है तो एनर्जी का फॉर्मूला कैपेसिटर वाला वो हमेशा क्यू स्क्वायर बाय टू से लीजिए। बैटरी है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एनर्जी का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो वो क्यू स्क्वायर बाय टू सी। अब मेनली है कि पॉइंट, जब यहाँ क्यू स्क्वायर बाय टू सी लगाओगे और भले ही क्यू चेंज हो रहा हो, आंसर लाने के लिए हम क्यू को कांस्टेंट मानेंगे। आंसर लाने के लिए क्यू कांस्टेंट मानेंगे तो ये चीज आएगी माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन टू डी कैपेसिटेंस अपॉन, सॉरी डी बाय डी थीटा एंड वन अपॉन कैपेसिटेंस। जिसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी स्क्वायर एंड डी सी बाई डी थीटा। अब अगर बैटरी कनेक्टेड है तो क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को वी स्क्वायर लिख दीजिए, नहीं कनेक्टेड है तो ऐसे ही रहने दो। और डीसी बाई डी थीटा निकाला, यानी कि कैपेसिटेंस को थीटा के फॉर्म में लाना मुझे, कैपेसिटेंस थीटा के फंक्शन में। तो ये भी उसी तरीके के कंसेप्ट है। दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ पार्ट्स एयर का होगा, बिटवीन द टू प्लेट्स थोड़ा सा एयर है और थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक है, इधर एयर है इधर डाइलेक्ट्रिक। तो इसको दो कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन मानेंगे। एंड कैपेसिटेंस फाइंड आउट इस तरीके से करेंगे, इक्वल टू, अब आपको सर्किल का सेक्टर एरिया फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आर रेडियस है और थीटा इसका एंगल है तो सेक्टर एरिया फॉर्मूला, जो थीटा एंगल बन रहा है इसके करस्पॉन्डिंग जितना एरिया बनेगा, एरिया करस्पॉन्डिंग टू थीटा एंगल, आर स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू एप्सिलॉन और डी की जगह एच। सो ये कैपेसिटेंस हुआ एयर वाले स्पेस का, जितना एयर वाला स्पेस है उसकी ये कैपेसिटेंस हो गई, और जो डाइलेक्ट्रिक वाला स्पेस है उसकी कैपेसिटेंस, तो प्लस डाइलेक्ट्रिक वाले पार्ट का सेक्टर एरिया फॉर्मूला आर स्क्वायर पाई माइनस थीटा बाई टू इंटू के इंटू एप्सिलॉन। तो ये एक तरीके से कैपेसिटेंस थीटा के फॉर्म में आ जाएगा। डीसी बाई डी थीटा निकाल करके जो टॉर्क पूछा गया वो टॉर्क निकाल सकते हैं।
तो इसको भी जनरलाइज कर लिया कि फोर्स निकालने के लिए सिर्फ एक ही मेथड पे जाएंगे, बदलेंगे नहीं इसको। कैपेसिटर वाले न्यूमेरिकल्स में फोर्स निकालने के लिए, टॉर्क निकालने के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्यू स्क्वायर बाय 2c लगाइए। और ये वाला कंसेप्ट, ये कैपेसिटेंस कैसे निकाल रहा हूं मैं, ये कंसेप्ट डाइलेक्ट्रिक वाले लेक्चर्स में बताया गया होगा कि हम आधा डाइलेक्ट्रिक है और आधा एयर है तो फिर कैपेसिटेंस निकालते कैसे। तो ये वाला कंसेप्ट हम अपने स्ट्रॉन्ग करें। तो एनर्जी निकालना सीखा, वर्क निकालना सीखा, और फोर्स एंड टॉर्क, ये कैपेसिटर के जो मेजर क्वेश्चन है। चाहे क्वेश्चन कुछ भी बना दो, कंसेप्चुअली वो होगा ऐसे ही। जितना मर्जी जे एडवांस का क्वेश्चन बना लीजिए, कंसेप्चुअली इसके बियॉन्ड जा ही नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल है। एक 14th नंबर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। 14th नंबर क्वेश्चन में एक डिफरेंट है, वो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा आपको। 14th नंबर क्वेश्चन स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन है कि उसमें जो पूछा गया है, अभी जो मैंने आपको मेथड दिया है वो ये था कि हम उस मेथड से फोर्स ऑन कंडक्टर निकालते हैं या फिर फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक निकालते हैं। चाहे तो फोर्स ऑन कंडक्टर निकालिए, चाहे तो फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक निकालिए, लेकिन नेट फोर्स, मतलब जो हम फोर्स निकाल रहे हैं वो कंप्लीट फोर्स है, वो उस डाइलेक्ट्रिक पर सारे फोर्स है। इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, कंसेप्ट ये है कि जो भी आपने अभी फोर्स निकाला था पीछे इस मेथड से, F बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स करके जो भी आप निकालते हो, ये नेट है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हर तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है इसमें, सिस्टम में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है सबका फोर्स है। 14th नंबर क्वेश्चन में एक्सक्लूसिव बात की जा रही है। 14th नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल एक्सक्लूसिवली बात की गई है कि 14th नंबर क्वेश्चन में ये पूछ रहा वो कि कैपेसिटर की दो प्लेट्स है और बीच में डाइलेक्ट्रिक है। यहाँ पर इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक दिया गया है, ये H है, D है, सॉरी H क्या है, H है हाँ। और कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ा गया है, कनेक्ट किया गया इसको बैटरी से। लेकिन जो फोर्स पूछी गई है उसको एक बार दोबारा पढ़ेंगे तो इसमें स्पेसिफिकली एक, इसमें आपसे माइनस डी यू बाई डी एक्स देता है आपको हर तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड के लगने वाले टोटल फोर्स की वैल्यू। इसमें पूछा है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट सरफेस ऑफ प्लेट, प्लेट के यूनिट सरफेस एरिया पर डाई इलेक्ट्रिक कितना फोर्स लगा रहा होगा। स्पेसिफाई कर दिया गया कि हमको ये वाला फोर्स पूछा गया, डाई इलेक्ट्रिक प्लेट पर क्या फोर्स लगा रहा है वो निकालना है आपको, टोटल फोर्स नहीं निकालना। डाइलेक्ट्रिक इस प्लेट पर क्या फोर्स निकालना है ये निकालना है। अगर मुझे कंप्लीट फोर्स पूछा गया होता ना कि इस प्लेट पर टोटल कितना फोर्स लगेगा, तो मैं माइनस डी यू बाई डी एक्स से निकाल लेता। देखिए सिंप्लिसिटी के लिए इसको H की जगह पर मैं X मान लेता हूं, और अगर मैं फोर्स, नेट फोर्स ऑन प्लेट निकालूं, नेट फोर्स निकालूंगा, नॉट बाय द डाइलेक्ट्रिक, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल करके जो फोर्स लगा रही है, ये काम हम कर सकते हैं माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2c डीसी बाई डी एक्स, बार बार यही फॉर्मूला बनेगा, माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2c स्क्वायर डीसी बाई डी एक्स, ये करके आप नेट निकाल सकते हैं। और क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को वी स्क्वायर कर देंगे, तो माइनस वी स्क्वायर बाई 2 और डी बाई डी एक्स ऑफ कैपेसिटेंस। इस बार डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल किया गया है
तो कंप्लीटली फील्ड डाइलेक्ट्रिक में कैपेसिटेंस की वैल्यू के ए एप्सिलॉन अपॉन ये एक्स हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे जब, तो ये आंसर आ जाएगा वी स्क्वायर डी वी स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर के ए एप्सिलॉन। ये आंसर आ रहा है। ये टोटल फोर्स आ रहा है प्लेट पे, कंप्लीट फोर्स। कंप्लीट फोर्स का मतलब इसमें डाई इलेक्ट्रिक जो फोर्स लगा रहा है वो भी है, और दूसरी वाली प्लेट जो फोर्स लगा रही है वो भी है। अब ऐसे मानिए अगर यह डाई इलेक्ट्रिक नहीं होता, अगर ये डाई इलेक्ट्रिक यहां नहीं होता मान लेते, और बाकी कंडीशन ऐसी ही होती, ये डाई इलेक्ट्रिक ना होता, बाकी सब ऐसे होता, तो उस केस में फोर्स नेट ऑन द प्लेट ये विथ डाई इलेक्ट्रिक निकाला गया है। और अगर मैं कहूं कि डाई इलेक्ट्रिक नहीं है मान लेते हैं, उस केस में मतलब विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, बगैर डाई इलेक्ट्रिक के, तो बगैर डाई इलेक्ट्रिक के यहां के नहीं आता, तो वो फोर्स आ रहा होता है वी स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर ए एप्सिलॉन। तो डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में टोटल इतना फोर्स प्लेट पे लग रहा है, और डाइलेक्ट्रिक की एब्सेंस में ये लग रहा था, एब्सेंस में ये है, प्रेजेंस में ये है। तो इसका मतलब जो डाइलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा होगा इसके ऊपर, जो फोर्स डाइलेक्ट्रिक यहां लगा रहा होगा वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। आप ध्यान से देखो तो फोर्स बढ़ गई है, बगैर डाइलेक्ट्रिक जो फोर्स आ रही है उससे ज्यादा फोर्स विथ डाइलेक्ट्रिक आ रही है, विथ डाइलेक्ट्रिक ज्यादा फोर्स आ रही है, के ऊपर है, न्यूमरेटर में है। तो जो फोर्स बढ़ रही है वो डाइलेक्ट्रिक की वजह से बढ़ रही होगी, तो दोनों को माइनस कर दीजिए, दिस माइनस दिस इज द फोर्स बाय द डाइलेक्ट्रिक। अल्टीमेटली हम फॉर्मूला तो यही वाला लगा रहे हैं। तो पहला कंसेप्ट तो कि हर एक कंडीशन में लगाना है इसको, दूसरा आंसर जो आएगा इसका वो नेट फोर्स का हो। उसमें से कोई पर्टिकुलर फोर्स पूछ रहे हो आप तो वो देख लो कैसे निकालना है। तो ये हमारे एनर्जी वर्क एंड फोर्स के कंसेप्ट। नाउ इसमें दो क्वेश्चन आखिरी में जो है 17 18 वो भी कंसेप्चुअल है। 17 और 18 क्वेश्चन ये बेसिकली उस कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए है कि हम कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैपेसिटेंस वगैरह निकालने का जो तरीका है हमारा, एक सिस्टम की कैपेसिटेंस निकालेंगे कैसे। जैसे 17th क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस ए सराउंडेड बाय लेयर ऑफ डाइलेक्ट्रिक। मतलब 17th क्वेश्चन में कह रहा है कि ए रेडियस का कोई कंडक्टर है और इसके सराउंडिंग में डाइलेक्ट्रिक है अप टू द रेडियस बी, बी रेडियस तक डाइलेक्ट्रिक है, एंड नाउ व्हाट इज कैपेसिटेंस, इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। तो देखिए इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी ये निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बट जिसमें से एक सबसे यूनिक और ऑलवेज वर्किंग वाला एक तरीका होता है कि हम इसको कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन मान लें, सीरीज पैरेलल कर लें। और एक जो सबसे जनरलाइज्ड अप्रोच है, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन पे चले जाते हैं। एक सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालना है तो कैपेसिटेंस की जो डेफिनेशन, पहली बात यहाँ पर सिंगल मेटल है, सिंगल मेटल, सो डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस इज Q by V। यानी अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड कर लूँ, अगर मैं ये फाइंड कर लूँ कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना है तो मेरा आंसर आ जाएगा। समहाउ मुझे मेटल पर पोटेंशियल निकालना है, तो मान लेते हैं कि इस मेटल पर Q चार्ज है, और अब मेरा टारगेट है मेटल पर पोटेंशियल निकालना।
पोटेंशियल मेटल पर निकालने का जो टारगेट है, ये टारगेट वैसे पूरा कर सकते हैं कि हमारा एक कंसेप्ट हुआ करता है, दो पॉइंट्स में जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो उसका एक मेथड दिया गया है। whenever you have to find potential difference between point A and point B, potential difference between any two points is always integral of electric field from A to B. ये मेथड हमेशा लगाते हैं हम लोग, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो ये लगाते हैं। आप देखें कि जो भी हमारी वर्किंग मेथोडोलॉजी है वो सिर्फ फंडामेंटल्स के ऊपर छुटी हुई, हम कोई रटा रटाया फॉर्मूला नहीं लगा रहे। जो फंडामेंटल्स की पोटेंशियल डिफरेंस फंडामेंटली ऐसे ही आता है। हमें स्फीयर का पोटेंशियल निकालना है तो उसमें ए वाला पॉइंट आप स्फीयर को मान लो, पॉइंट ए स्फीयर मान लेते हैं, और पॉइंट बी इन्फिनिटी को मान लेते हैं। एक पॉइंट स्फीयर पे मान लिया, दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी पे मान लिया, एंड दिस इज इंटीग्रल ए से इनफाइनाइट ई डॉट डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड को ए से डी आर तक इंटीग्रेट कर देते हैं। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी वैसे भी जीरो होगा। सो अगर मैं पोटेंशियल ऑफ स्फीयर निकाल पाया, अगर मैं ये सॉल्व कर लूं तो कैपेसिटेंस का आंसर आ जाएगा। सो अब मेरा टारगेट बचा ये स्फीयर का पोटेंशियल निकालना है। उसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ से आ जाएगी। सो पोटेंशियल ऑफ स्फीयर जब निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब गॉस लॉ से निकालेंगे थ्रू द गॉस लॉ, तो वो k q बाय आर स्क्वायर। जब डाइलेक्ट्रिक वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, जब यहां वाले स्पेस में, जो डाइलेक्ट्रिक वाला स्पेस है, जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होंगे तो ये के क्यू आर स्क्वायर अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और जब डाइलेक्ट्रिक के बाहर वाले स्पेस में निकाल रहे होंगे, जब तक डाइलेक्ट्रिक है तब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक से बाहर आ जाओगे, नीचे से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हट जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक में और डाइलेक्ट्रिक के बाहर अलग होगी। तो ये जो लिमिट्स हैं वो ब्रेक करनी होगी। पहले ये लिमिट ए से बी रखी जाएगी, उसके बाद क्योंकि जब बी से आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन अब बन जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, और ये लिमिट बी से इनफाइनाइट रख देंगे। इस तरीके से पोटेंशियल ऑफ स्फीयर निकाल सकते हैं। और पोटेंशियल ऑफ स्फीयर निकाल के कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। ये एक फंडामेंटल अप्रोच है, कंसेप्चुअल एंड फंडामेंटल। ऑल्टरनेट मेथड ये भी होता है कि हम इसको दो कैपेसिटर्स में मानते हैं। इस मेथड से जाने में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे। एक तो ये फंडामेंटल मेथड है, तो चांसेस ऑफ मिस्टेक बहुत कम है। कॉम्बिनेशन मानने में हो सकता है कि हम सीरीज माने, पैरेलल माने, उसमें गलती कर जाए। प्लस उसके लिए मुझे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। अगर मैं इसको कैपेसिटेंस मान रहा हूं तो मुझे इसका फॉर्मूला तो याद हो कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था क्या। डेफिनेशन से जाने में क्या हो रहा है कि हमको किसी फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, एंड कैपेसिटेंस हम इजीली निकाल सकते हैं यहाँ से। इसमें एक और बात पूछनी है कि इसमें अगर कोई ये पूछे कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो अगर मुझे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करना हो कि वो स्मॉल आर के साथ किस तरीके से चेंज हो रहा होगा, देखिए जीरो से ए रेडियस तक, जीरो से ए रेडियस तक मेटल है तो वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। सो जीरो से ए जीरो वैल्यू, ए से बी तक डाइलेक्ट्रिक है,
ए से बी डाइलेक्ट्रिक है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू के है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के, तो 1/r² है, मतलब हाइपरबोला जैसा ग्राफ होगा। मतलब यहां पर ये ग्राफ डिसकंटिन्यू होकर के एक हाइपरबोलिक ग्राफ पर आएगा अप टू द बी पॉइंट। और बी के बियॉन्ड जाने पर, बी के जब बियॉन्ड आएंगे, बी से इनफाइनाइट के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर है। यहां पर भी 1/r², पहले भी 1/r² है, यहां भी 1/r²। पर नोटिस करो, जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक की सरफेस के बाहर आओगे, जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक की सरफेस से निकलते हैं बाहर, डिनोमीटर में से के हट जाएगा, और डिनोमीटर में से के हटने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। याद करिए, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक के बाहर आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। तो यहां पर एक सडन जंप आएगा, जो डाइलेक्ट्रिक की बाउंड्री है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, बाउंड्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी, एंड फिर वो 1/r² हो जाएगा। फिर ये 1/r² के हिसाब से ग्राफ चलेगा। जहां डाइलेक्ट्रिक की सरफेस है, इसके दोनों तरफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स आएंगी। Just before the radius B and just after the radius B, sudden change of electric field. एंड अगर पोटेंशियल की बात करें, तो पोटेंशियल के कंसेप्ट याद करते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक की रिवाइज हो गई हैं, बाकी जो चीजें बची हैं वो फॉर्मूलेज बचे हैं, फील्ड पोटेंशियल के फॉर्मूले, कंसेप्ट सारे यही है। पोटेंशियल में प्रॉपर्टीज याद करें। मेटल के अंदर इनसाइड मेटल पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, इनसाइड द मेटल पोटेंशियल इज ए कांस्टेंट वैल्यू, और वो कांस्टेंट वैल्यू जो होगी, जो यहाँ पर निकाल रहे हो, जो आंसर यहाँ निकाल रहे हैं, यही पोटेंशियल होगा। तो इनसाइड मेटल पोटेंशियल विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू। नाउ ए से बी के बीच में याद करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटसाइड है, तो जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू कम होती चली जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² पे डिपेंड कर रहा है, तो पोटेंशियल 1/r पे करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड dv/dr होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड dv/dr, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/r² आ रहा है, तो पोटेंशियल में 1/r होगा, मतलब हाइपरबोलिकली कम होगा। सो यहां से ये पोटेंशियल हाइपरबोलिकली डिक्रीज कराएंगे। हाइपरबोलिक ग्राफ होगा ये। उसके बाद फिर से हाइपरबोलिक होगा, लेकिन स्टीपनेस का फर्क होगा। डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है, तो पोटेंशियल धीमे धीमे कम हो रहा होगा। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक से बाहर निकले, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई, पोटेंशियल रैपिडली कम होगा। जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल उतनी तेजी से चेंज होगा। तो अब ये स्टीपनेस बढ़ जाएगी इसकी, एक मोर स्टीपर ग्राफ, पोटेंशियल तेजी से फॉल करेगा, एंड इस तरीके से वो जाएगा, और टुवर्ड्स इन्फिनिटी जाते जाते वो जीरो हो जाएगा। तो पर्पज इस क्वेश्चन का सिर्फ ये नहीं है कि कैपेसिटेंस निकालना, पर्पज ये है दैट कि डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क आता है, पोटेंशियल में चेंजेस किस तरीके से होते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कैपेसिटेंस निकालना, एंड वो पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूले को याद दिलाना कि VA माइनस VB इंटीग्रल E.dr होता है। और इसमें एक क्वेश्चन जो है 18th नंबर का जो है वो है
क्वेश्चन नंबर 18, उसमें है स्फेरिकल कैपेसिटर, मतलब दो स्फीयर हैं इसमें, ए और बी रेडियस के, इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया है, वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक। यूजुअली हम वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पढ़ते हैं, यहाँ पर वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक स्फेरिकल में जानबूझ करके लिया गया है। जो जो यहाँ पर कंसेप्ट होगा उसको पैरेलल प्लेट में भी लगा सकते हो। मतलब अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फंक्शन दिया जा रहा है तो कैपेसिटेंस कैसे निकाले, वो चाहे स्फेरिकल कैपेसिटर हो चाहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, अप्रोच एक ही होगी। क्या करना है, फंडामेंटल्स पे जाएंगे, बिल्कुल फंडामेंटल मेथड पे जा रहा हूँ मैं। फंडामेंटल मेथड ये है कि कैपेसिटेंस अगर आपको निकालना है, फंडामेंटल अप्रोच, तो दिस इज चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू डिवाइडेड बाय दोनों कंडक्टर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब अगर ये फर्स्ट कंडक्टर है, ये सेकंड कंडक्टर है, तो बाय डेफिनेशन कैपेसिटेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 and 2। दिस इज डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। Potential difference between the 1 and 2 is integral of E dot dr 1 से 2 तक, 1 से 2 मतलब A से B तक। सो बेसिकली E निकालना है फिर से, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम गॉस लॉ से निकाल सकते हैं। गॉस लॉ जब लगाएंगे, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाओगे, और गॉसियन सरफेस में जब गॉस लॉ लगाएंगे तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब गॉस लॉ डाइइलेक्ट्रिक में लगाते हो, मतलब अगर हमारा गॉसियन सरफेस डाइइलेक्ट्रिक में से पास हो रहा है, तो जब गॉस लॉ लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आंसर आएगा, क्योंकि यूजुअली हम जब गॉस लॉ लगाते हैं तो E इंटू 4πr² को Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन लिखते हैं, इस तरीके से लगाते हो गॉस लॉ। लेकिन अगर गॉसियन सरफेस से डाइइलेक्ट्रिक में से जा रहा है तो एप्सिलॉन के साथ K भी लगाओ। गॉस लॉ इन डाइइलेक्ट्रिक, नॉर्मली इट इज Q बाय एप्सिलॉन, इन डाइइलेक्ट्रिक Q अपॉन K एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां रख देंगे, एंड सो कैपेसिटेंस विल बी Q अपॉन इंटीग्रल फ्रॉम A टू B। इलेक्ट्रिक फील्ड जो वहां से लिखेंगे वो Q अपॉन 4π एप्सिलॉन और K का फंक्शन अल्फा बाई आर, तो 4π एप्सिलॉन इंटू K इंटू r² इंटू dr। उसमें K का जो फंक्शन दिया जा रहा है वो रख दीजिए, जैसा भी फंक्शन K का दे रहे हैं वो यहाँ रख दीजिए, डायरेक्टली कैपेसिटेंस आ जाएगी। मतलब हम इनको सीरीज और पैरेलल से नहीं करना चाह रहे। जब तैयारी जेई एडवांस की हो रही है तो तैयारी उस हिसाब से करिए कि जितने हमारे थ्योरम्स एंड लॉज हैं वो लगाने चाहिए। जितना फंडामेंटल अप्रोच रखेंगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्वेश्चन की अप्रोच बनेगी। ये करके इस सिस्टम की कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। दो फायदे हो गए, कैपेसिटेंस भी निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लिया, तो कई सारी चीजें एक साथ हमारी रिवाइज हो गई। सर गॉस लॉ में जब हम लोग क्यूएन निकालते हैं तो क्यू के साथ डाइलेक्ट्रिक का जो इंड्यूस चार्ज है उसको क्यों नहीं, एक्चुअली वो वही चीज है, ये जो क्यू बाई, एक्चुअली ये जो के नीचे डिवाइड करते हैं, क्यू बाई के करते हैं जब, तो के से डिवाइड करने का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक का इंड्यूस चार्ज इंक्लूड कर लिया गया इसके अंदर। देखिए गॉस के लॉ में नीचे के नहीं था, गॉस का जो लॉ है वो ये था कि आपको क्यू इनसाइड चाहिए, आपको इनसाइड में चार्ज चाहिए होता है। ये ओरिजिनल गॉस लॉ है, गॉस ने अपने लॉ में ये कभी नहीं कहा है कि नीचे के लगाओ, बट जो इसमें बट क्यू ऐसा भी इनसाइड तो है, होता है जब मीडियम चेंज होता है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन हो जाता है, फिर उसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के नहीं नहीं, मीडियम तो वो बदल। सब कहाँ से आता है वही तो समझाना है आपको, वो सब ओरिजिनली कहाँ से आया है। वो तो एक न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कंसेप्ट है कि एप्सिलॉन के साथ के मल्टीप्लाई कर दीजिए।
वो एक्चुअली कहाँ से आता है कि ये जो क्यू इनसाइड होता है, जब डाइलेक्ट्रिक में आते हैं तो क्यू इनसाइड दो तरीके से देखा जाता है, एक क्यू फ्री चार्ज और एक क्यू इंड्यूस चार्ज। ये एचसीवी में कैपेसिटर के बिल्कुल आखिरी में दिया गया है। फ्री चार्ज का मतलब होता है जो कंडक्टर के ऊपर है, और इंड्यूस चार्ज का मतलब जो डाइलेक्ट्रिक में इंड्यूस होगा। तो जो लॉ है वो ये है, लॉ ये कहता है कि यहां पर आपको क्यू नेट देखना होता है। आप कभी भी पढ़ेंगे तो गॉस लॉ बार बार कहता है कि यू नीड नेट चार्ज। नेट चार्ज का मतलब फ्री वाला चार्ज भी और इंड्यूस वाला चार्ज भी। एक्चुअली होता ये है कि जो क्यू फ्री होता है और जो क्यू इंड्यूस होता है उनमें आपस में रिलेशन है। जो इंड्यूस चार्ज है वो फ्री चार्ज का अपोजिट होता है, अपोजिट ऑफ फ्री इंटू 1 - 1/q होता है। फ्री चार्ज और इंड्यूस चार्ज का रिलेशन होता है। तो जब फ्री और इंड्यूस चार्जेस को ऐड करते हो तो ये वैल्यू बन जाती है फ्री चार्ज डिवाइडेड बाय के। और इसीलिए यहां पर फ्री चार्ज अपॉन के लिख देते हैं, तो नीचे के दिखने लगता है हमको। बट क्योंकि ये कंसेप्चुअल है इसलिए लोग इस तरीके से समझा देते हैं कि भाई एप्सिलॉन में के मल्टीप्लाई कर दो। एप्सिलॉन में के मल्टीप्लाई करना मतलब वी आर कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ इंड्यूस चार्जेस एज वेल एज द फ्री चार्जेस, सब कुछ ले रहे हैं उसमें। ओके। तो ये आपका मतलब मोटा मोटा कैपेसिटेंस जो एक और, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी वेटेज ज्यादा था तो अब लगभग देखो सारे बड़े चैप्टर्स के रिवीजन हो गए हैं, जितने बड़े चैप्टर जिनके वेटेज ज्यादा है, रोटेशनल, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ईएमआई, एसी, चार ये बड़े चैप्टर्स हैं। मॉडर्न का पहले हो चुका है। एक ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स आपको देखना पड़ेगा, और इसके बाद जो बिगिनिंग के क्वेश्चन है इसमें, जो भी बिगिनिंग वाले क्वेश्चन हैं इसमें 6-7 क्वेश्चन बिगिनिंग में है एक्चुअली, तो कर उसको भी लीजिएगा, वो हम नहीं कर पाए हैं। जो स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन है उसमें नंबरिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है। जैसे स्टार्टिंग में कैविटी वाला कंसेप्ट रिवाइज करवाया गया है कि कैविटी में कैसे हैंडल करते हैं, और कुछ जगहों पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के क्वेश्चन है ना, स्पीड वगैरह निकालनी है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ। देन 5वें नंबर पे एक डाइपोल का क्वेश्चन है कि डाइपोल पर फोर्स कैसे निकालते हैं। मतलब ये नॉर्मली मैंने उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है जो हमारे रेगुलर रिवीजन से स्किप हो जाते हैं। जो आउट आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस हैं उनको एक बार रिवाइज कर दीजिएगा। देन उसमें एक आरसी सर्किट का क्वेश्चन है, आगे स्टडी स्टेट पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके के मतलब। एंड इतना करने के बाद हमारा ऑलमोस्ट कोई कंसेप्ट मिस नहीं हो रहा। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमें फॉर्मूले वगैरह सब याद करने होंगे फील्ड पोटेंशियल के। ठीक है, सो अब क्लासेस नहीं लगेंगी,